ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. તો એ પરમ દિવસે પણ એવું લેક્ચર રાખ્યું હતું, તેમાં લગભગ 25-30 સ્ટુડન્ટ જોઈન થયા હતા. એમાંથી આજે કેટલા થયા છે મને ખ્યાલ નથી. અને આજથી 15 દિવસ પહેલા અથવા 20 દિવસ પહેલા, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, એ વખતે આપણે કદાચ આર્સેનિકની સ્ટડી સ્ટાર્ટ કરી હતી, બરોબર છે. અને આર્સેનિકમાં ઘણા બધા રૂબ્રિક્સ આપણે ભણ્યા હતા, ઘણા બધા એક કે બે ત્રણ કેસ મેં તમને બતાવ્યા હતા. અને મેઇન આપણા માસ્ટર ડૉક્ટર સંજય સર એ દિવસે આપણી જોડે જોઈન થયા હતા. આજે મેં એમને એકચ્યુઅલમાં લિંક મોકલી નથી, હું મોકલું છું. જો કદાચ રાત્રે જોઈન થાય તો, કેમ કે એમની સરની મારે વાત થઈ એ પ્રમાણે ઓપીડી બહુ મોડે સુધી ચાલતી હોય છે. સરે મને કીધું કે રાત્રે હું 12:30-1 વાગ્યા સુધી તો મારી ઓપીડી ચાલુ જ હોય છે. અને છતાં આપણી વચ્ચે કદાચ આવવાનો ટ્રાય કરશે, લેટ અસ સી. કેમ કે આવશે તો 100% આપણને કંઈક આપીને જવાના છે. तो एक ओके, तो लास्ट वीक में लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपने लोगों ने आर्सेनिक पढ़ा था. अगर आप लोगों को याद है तो काफी मैंने केस दिखाए थे और संजय सर भी अपने साथ ऐड हुए थे. आज भी आप लोगों को पता है कि शायद लास्ट कोविड जो हुआ, कोविड जैसे ही खत्म हुआ, 15 मार्च के आजू बाजू में कोविड स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट जैसे स्विच ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, ऑन करते कोविड चालू और ऑफ करते कोविड खत्म हो गया. तो क्या हुआ, 10th, आप लोगों को याद होगा कि 10th मई के आजू बाजू में एक्सेसिव पेशेंट म्यूकर माइकोसिस के स्टार्ट हो गए. क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों के पास अगर म्यूकर के पेशेंट आ गए, क्योंकि उस वक्त मुझे भी ऐसा कि चलो ऑलरेडी मैंने भी 1-2 पेशेंट पहले म्यूकर के क्योर किए हुए थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी कोई म्यूकर के केसेस आते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं उनका भी ट्रीटमेंट. और हुआ ऐसा है कि कम से कम 20-25 पेशेंट एक साथ में म्यूकर के ट्रीटमेंट के लिए आ गए और सब वर्स्ट कंडीशन में आए. दूसरा एक पेशेंट मेरे साथ म्यूकर का आया, तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए वो लोगों को जब पेशेंट आपके साथ एज अ होम्योपैथ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं. इसके पहले शायद आप लोगों को याद हो तो 1 महीने अक्टूबर में अपने ने एक जो लेक्चर लिया था डॉक्टर प्रेम शर्मा के साथ, अगर कितने लोगों ने उसमें प्रेजेंट थे वो मुझे याद नहीं है. उस वक्त साथ में मैंने एक म्यूकर माइकोसिस का केस दिखाया था. आज भी वो केस रनिंग है, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव है. तो आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि और एक केस उस वक्त शायद इसमें से काफ़ी सारे लोग एब्सेंट होंगे. तो मुझे लग रहा है कि अपने उस आर्सेनिक की ही बात कर रहे हैं, तो आगे एक और केस आपको म्यूकर माइकोसिस का दिखाते हैं कि अपनी होम्योपैथिक दवाई कितना फास्ट वर्क करती है और कैसे केसेस क्योर कर सकती है. आप लोगों ने सैगल सिस्टम में आने के बाद इतना तो देख लिया कि स्काई इज द लिमिट फॉर क्योर. ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो होम्योपैथी से ठीक सैगल सिस्टम से नहीं हो सकती है. दूसरे सिस्टम का मुझे नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं आपको उसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ. लेकिन मैं जो काम करता हूँ, हम लोग हमारे सैगल फॉलोअर्स जो काम करते हैं और वो लोग जो रिजल्ट आते हैं, तो उसकी वजह से भी गिव द श्योरिटी. तो कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपने एक अच्छे इंसान बनना चाहिए. आप लोग भी बिलीव करते हो तो अपने एक वीडियो आज देखते हैं स्टार्टिंग में और उसके बाद अपना लेक्चर आगे और स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया में 2 ही इंसान बहुत फेमस है, टाटा और बिरला, बरोबर. अभी नया एक और नाम जुड़ गया, टाटा बिरला अंबानी, और अभी एक और नया नाम जुड़ गया, अदानी, बरोबर. और सब गुजराती. तो मुझे लगा कि एक वीडियो थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए है, कुछ तो सुने उनके अंदर से कि इंसान कितना मुझे लगता है कि सब लोगों के पास ये शायद वीडियो आ चुका होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा.
आज ही इज रनिंग 80। और जो टाटा एम्पायर है उसको शायद इन्होंने जब टाटा का पूरा संभाला उसके बाद टाटा एम्पायर को उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 100 इतना डेवलप किया हुआ है। बरोबर। तो जरा उनकी एक लाइफ स्टोरी कोई कोई व्हाट्सएप में मेरे वीडियो में आई तो मैंने बोला कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा है नहीं, 3-4 मिनट की है, पहले उसको सुनते हैं और उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। आप लोग जब कुछ भी देखते हो और मैं जब उसमें से कोई मेडिसिन ढूँढता हूँ और आप लोग उसको एंटरटेन के रूप में देखते हो। अभी जैसे पुष्पा मूवी आया, तो मैंने हमारे स्टूडेंटों को पूछा, कौन-सी मेडिसिन उसको देंगे? चलो, आप लोगों ने सोचा है कभी? सीखना ऐसे ही मिलेगा। जैसे आप रूटीन लाइफ में कोई भी आपके फैमिली, रिलेटिव्स, एक्स, वाई, जेड आप कहीं पे भी किसी के साथ बात करते हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मेडिसिन। ये कौन-सी मेडिसिन हो सकती है? ये कौन-सी मेडिसिन की बात कर रहा है? तो ऐसे ही पहले अपने चेयरमैन रतन टाटा की सुनते हैं, क्योंकि ही इज़ नाउ एक्स चेयरमैन, अभी नए आ गए, लेकिन सुनिए ज़रा उनकी भी। Style of Tata Group chairman Ratan Tata. His father was an adopted son. But like his father, Ratan Tata too dealt with troubled childhood. His parents got separated at the age of 10, and he was raised solely by his grandmother. If he wouldn't have rejected or left the job from IBM, then what he is today wouldn't have marked his unconventional journey. Even after he created Name, he doesn't believe in power and dominance. He owns a degree in architecture and also holds a degree from Harvard Business School. He loves to drive his Ferrari in his free time and has a wonderful collection of high-end cars including Ferrari California, Cadillac XLR, Land Rover Freelander, Chrysler Sebring, Honda Civic, Mercedes-Benz S-Class, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz 500 SL, Jaguar F-Type, and Jaguar XFR. He was awarded Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Knight's Grand Cross of the British Empire. He owns a pilot's license and flies aircraft of Tata Group. He completed his first solo flight at the age of 17, and now he owns one. He became the first Indian to fly an F-16 fighter jet during an air show. He has acquired Jaguar, Chorus, Land Rover, and Tetley. And he made an Indian company turned into a global player. He is the advisory boards of Mitsubishi Corporation, Booz Allen Hamilton, AIG, and JP Morgan Chase. Well, nano cars are the dearest project of Ratan Tata, and also his two pet dogs that he takes care of so fondly. He is so selfless that he believes in creating wonders for less privileged one. And his welfare trust has already provided assistance to many people suffering from natural consequences. Though Ratan Tata is not included in the list of billionaires, because he is an avid philanthropist. He is someone who dreamt of doing big, but also believed in doing great for others. His humble lifestyle proves that money doesn't matter, but one's nature does. His philanthropist work has proved him that to gain respect and love is to act like one. He neither believes in showcasing his power through money, as he still travels in economy class when it's necessary. That sets a different example, which is very unlikely, that even though he is such a big businessman, he never displayed his attitude in mind, but through his gratitude he made the nation fall at his feet. The man never shied away in spending much on relief fund or to the needy. He is visionary who believes in inspiring many that to be great is treat everyone with equality. Address him as the chairman of Tata Group, a social worker or a leader, his lifestyle has only improved due to his humbleness and selfless nature. Humble lifestyle of Tata Group chairman Ratan Tata.
His father was an adopted son. But like his father, हमारा तो मुझे तो आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। आप लोगों को समझ गए होंगे कि रतन टाटा क्या है। कोई माइंड में कुछ नहीं है, बस लोगों का भला करना, वही उनकी लाइफ है। पैसा माइंड में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल बस वही सिंपल लाइफस्टाइल। और बहुत कुछ मतलब उनका एक बीच में मैंने एक और वीडियो देखा था कि उन्होंने लंदन की कोई कंपनी जब परचेस कर रहे थे, तब नॉन स्टॉप 140 आवर्स 140 मतलब समझ लो कि 5 to 6 days हुए वो कंपनी का डील चल रहा था। और शायद वो वीडियो मैं ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो वो भी दिखाऊंगा। वो एक सेकंड के लिए सोए नहीं थे। और लाखों एडवोकेट के साथ, मेरे ख्याल से हजारों एडवोकेट एक साथ में थे, और वो लोगों के साथ बैठ के उन्होंने ये डील किया था। तो ऐसे इंसानों की कभी भी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ताकि अपने तो थोड़े भी 2 4 5 पेशेंट ठीक किए और माइंड में जो पैसा, माइंड में जो एक प्राउड भर जाता है, या तो कुछ भी थोड़े 2 पैसे आ गए और जो माइंड में भर जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ठीक है, चलो लेट अस सी। तो एक और केस मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत शांति से एक केस देखना आप लोग। आप लोगों को लगेगा कि अपने सही में होम्योपैथी ऐसा कर सकती है। ऐसा ही एक केस, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो केस वाया वाया कोई डॉक्टर के थ्रू मुझे रिफर किया गया। मैंने उनको पूछा कि आपको किसने रिफर किया, तो उन लोगों को भी पता नहीं था। बोले कि हमारी कोई मौसी सूरत साइड रहते, उनकी लड़की कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, और उनको कोई अपने ग्रुप में से कोई डॉक्टर ने बोला कि आप इनको दिखाओ। अब ये केस जब मेरे पास लाया गया तब ऑलरेडी उनकी एक आंख चली गई है इन कोविड में, सॉरी म्यूकर माइकोसिस में। बाईस 6 2021। अब वापस ये पोजीशन आई कि डॉक्टर ने बोला कि आपको दूसरी आंख भी अब निकालनी पड़ेगी, पूरे ब्रेन में फैला हुआ है, कोई ऑल्टरनेट बचा नहीं है उसके अलावा, निकालने के अलावा। अब किसी ने रेफरेंस दिया, अब पेशेंट को खुद को पता नहीं है कि मेरी ये कंडीशन हो चुकी है। अब मेरे पास रेफरेंस से लाया गया, पेशेंट की ये कंडीशन थी कि वो ऊपर भी नहीं आ सकते थे। मैंने पेशेंट को शांति से नीचे जाके सुना। 12 मिनट का वीडियो है, आप लोग भी सुनना। देखो ये केस में आपको आर्सेनिक को अपने पूरी करते करते हो सकता है कि 4 5 मीटिंग हो, फिर भी आर्सेनिक नेवर टिल एंड। मैं कभी भी पूरी आर्सेनिक नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारे रूब्रिक आर्सेनिक के कवर हो और आपकी प्रैक्टिस में काम में आए। ये सब पूरे केसेस दिखाने का कारण यही है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हवा में मैं नई बातें कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो पेशेंट जो भी 12 मिनट भी बोल रहा है, वो 12 मिनट में हर रूब्रिक इसमें आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12 मिनट में कोई रूब्रिक नहीं आएगा। बहुत सारे आर्सेनिक के सिंपल, आपको लगेगा कि केस में 1% भी आर्सेनिक है, फिर भी आर्सेनिक ने क्यों वर्क किया। लेट अस सी। अपने पेशेंट को शांति से सुनते हैं। पेशेंट उनकी गाड़ी में बैठा हुआ है, आप देख लो। लेफ्ट आई निकल गई है, राइट आई है, और पूरे ब्रेन में उसका एमआरआई में आज आपको दोनों एमआरआई भेजूंगा। सबसे पहले 22/6 के पहले जो मेरे पास आए उसकी कंडीशन, और अभी मैंने 15 दिन पहले उनका एमआरआई करवाया, और एमआरआई अभी 90% नॉर्मल है। आप भी देखिए, जरा सुनो पेशेंट को बहुत शांति से। શું થાય છે કાકા, બોલો। આંખનો આંખનો મતલબ ડ્રેસિંગ કરવાનો હોય છે એ બીજું મોંમાં તાળવામાં એક ખોલ્લી છે ત્રીજું દાંત દુખે છે મને અને ગળું અત્યારે કફના લીધે દુખે છે બીજો બસ એટલું। આ કેસ કમ્પ્લીટ અત્યારે ઓલમોસ્ટ ક્યોરની પોઝિશનમાં છે, છતાં કાકાને ખબર નથી કેમનું રિપીટ થયેલું હતું અને કન્ડિશન આવી હતી। એ ક્યાં ક્યાં ઓપરેટ કરીને એને શું કરે બધું તમે સાંભળજો શાંતિથી। શું થયું હતું તમને તકલીફ? તકલીફ કોરોના થઈ
ક્યારે? પછી 50 દિવસ પહેલા હા 50 દિવસ હોસ્પિટલની ટ્રીટમેન્ટ લીધી. અને કોરોનામાંથી બરોબર, મારા ત્યાં 22/6 આવ્યા છે એના 50 દિવસ પહેલા, એટલે મેના ફર્સ્ટ વીકમાં. આ આંખ ઉપર ઇન્ફેક્શન થયું, એટલે એને આંખને કાઢી નાખી. હવે આંખનું ડ્રેસિંગ ને બધું ચાલે છે. બીજું? અને આ દાંત એના લીધે ઓપરેશનના લીધે દુખતા છે. બીજું? બીજું, નાકમાં પોપડા બાજી જાય છે, પણ એ ડ્રેસિંગ કરાવવા જઈએ ને ત્યારે કાઢી નાખે છે. એ સિવાય? બસ આ અશક્તિ શરીરમાં છે. આપણે ખાઈએ રિકવર નથી થતું. હવે તમે એક વાર તો ઓપરેશન કરાવી દીધું, હાજી, હવે શું કીધું ડોક્ટરે ફરીથી? એટલે આંખ માટે તો હવે ડ્રેસિંગ કરવાનું છે. આંખ માટે તો ડ્રેસિંગ, પણ બાકી બધું? હવે આમાં શું થયું કે પાછળ એમની ડોટર અને એમની વાઈફ બેઠા હતા, ભૂલથી મારાથી પૂછાઈ ગયું હતું કે તો તરત જ મારે ચેન્જ કરવું પડ્યું, કેમ કે એમણે કીધું કે પપ્પાને ખબર નથી. એ મને પહેલા જ ઇન્ફોર્મ કરી દીધું હતું કે પપ્પાને કહેવાનું નથી કે આ એમની કન્ડિશન બહુ જ ક્રિટિકલ છે અને ડોક્ટરે બીજી આંખ કાઢવાનું કીધું છે અને બ્રેઇનમાં ને બધે સ્પ્રેડ થઈ ગયેલું છે ઓલરેડી. તો એ લોકો એમ કીધું બ્રેઇન આખું જે માઉથ છે ટોટલ ઉપર અપર આખો ફેસ ને બધામાં ફૂલ સ્પ્રેડ હતું. હું તમને MRI મોકલીશ એટલે તમે જોઈ શકશો. એમાં તરત જ મેં મેટર ચેન્જ કરી નાખી, એમની જોડે વાત કરવાની સ્ટાઇલ ચેન્જ કરી નાખી. બાકી નાક માટે લોકો ખરાબ થઈ જાય ને પોપડા બાજે તો કાઢી નાખે છે. પછી દાંત અમે ત્યાં તપાસ કરાવી તો એમણે પેલી બેટાડીન આપી છે, પગડા કરવાના એમ કે એ રીતનું છે. ટ્યુબ આપી છે એ દાંત ઉપર 10 હવે ફરીથી ઓપરેટ કરવાનું કીધું? ફરીથી એટલે મતલબ ભૈયા આ બધું તમને કરે છે. હા, અચ્છા, અત્યારે હવે તમને અત્યારે શું તકલીફ થાય છે એમ કહો મને. ક્યાં ક્યાં દુખે છે? માથું દુખે છે, આંખ આ ભાગ ખરો ને એ દુખે છે, બરોબર, આટલા ભારે ભારે રહે છે, દુખે છે. પછી દાંત દુખે છે. હવે મને એમ કહો, આ તમને આંખ કાઢી નાખી, આ બધી તકલીફો થાય છે, એને લઈને શું ટેન્શન રહ્યા કરે છે, શું વિચારો આવ્યા કરે છે, શું ચિંતા રહ્યા કરે છે? ટેન્શન નહીં, કઈ અશક્તિ છે એના લીધે, મતલબ શક્તિ આવે એવું કરવાનું છે. આ દાંત દુખ્યા કરે છે. પેલી આજે વચ્ચે પલ્લી થયેલી છે એ આમ દબાવે તો પણ હવે નથી દુખતું, પહેલા દુખતું હતું, હવે નથી. ચલાતું નથી. આ વજન હમણાં ઉતરી ગયું બધું? હા, કેટલું વજન નું? 50 માપી નથી, 64 હતું. પણ સાહેબ 50 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં રહ્યો છે અને ખોરાક ઓછો લેવાય, બાટલાઓ ખૂબ ચડાવે, એટલે બોડી સસ્ટેન નહીં કરી શકે. તો ડાયાબિટીસ છે તેના લીધે હું શું કહેવાય કંટ્રોલમાં જ ખાવું પડે, એટલે એના લીધે બધું હજી રિકવર થયું નથી. હવે આપતા લઈને શું ટેન્શન રહ્યા કરે છે? તમારું મટતું નથી, પછી આ નવી ફૂલ્લીઓ થાય, નવી ગરમી નીકળે, નવી કઈ ને કઈ તકલીફ થાય તો? ટેન્શન કોઈ નહીં, બોડીનું જે કઈ હોય ટેન્શન કોઈ નથી મને.
એટલે આપણે બીજું ટેન્શન નહીં, આ બીમારીને લઈને ટેન્શન. આ બીમારીને લઈને શું છે સાહેબ કે આ દુખાવો રહે છે ને એના લીધે આપણે પ્રોપર જમી ના શકીએ, ઊંઘ ના લઈ શકીએ આપણા ટાઈમ પર. આ લોકો કે રાત્રે કે ઊંઘી જાઓ ઊંઘ આવે તો આપણે ઊંઘીએ ને. અને અત્યારે એક 3 ટેબ્લેટ આપી છે હેવી, શું કહેવાય એટલે એન્ટી એન્ટીફંગલ આપી હશે. હા એન્ટી ફંગલ. તો એમાં શું થાય છે કે એ હાર્ડ પડે છે મને, અને એમાં લઈએ છે ખરા રાત્રે લેવાનું છે, પણ એમાં દર કલાકે પેશાબ આવે. પેશાબના લીધે આપણે પાણી તો પીએ છીએ, પણ પેશાબ કલાકે આખી રાત થાય છે. બીજું બસ એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ આ રીતનું છે કે હવે તો રાત્રે તમે આંખમાં ઓપરેશન કરાવવા કેમ તરત તૈયાર થઈ ગયા હતા? એ વખતે શું તકલીફ થઈ હતી તમને? આંખમાં સાહેબ એવું હતું ને કે એટલો સખત દુખાવો થતો હતો, અને ડોક્ટરને કન્સલ્ટિંગ કરી મેં કીધું કે તમે આંખનું આ કરો, બહુ દુખાવો થાય છે, તમે સાફ કરી આપો. પણ પછી કંઈક એવું નિર્ણય આવ્યો કે આને રિમૂવ જ કરવી પડશે, અંદર ખૂબ ફેલાઈ ગયેલું છે. બરોબર. હા, એટલે તમારે પહેલા શું છે દ્રષ્ટિ, મતલબ ટોર્ચ મારો ને દેખાતું હતું એટલે દ્રષ્ટિ હતી. પછી ઓપરેશનના આગલે દિવસે એ ટોર્ચ મારો ને તો દેખાતું નતું, અંધારું. એટલે ધેટ મીન્સ કે એ જતી રહી. હા, હવે એને રિમૂવ કરવા વગર કોઈ સારો નતો. ને પેલો જે ફંગલ છે ને એ ફેલાઈ જાય એ રીતનું કહેતા હતા ડોક્ટર. તો તમે આપણે રિમૂવ ના કરીએ તો ફેલાઈ જશે બધું એમ બોડીમાં. અને એમાં નર્વસ સિસ્ટમ, મગજ, બીજા બધા બોડીના પાર્ટસો એમાં ફેલાય એટલે એ બધાને આપણે ટ્રીટ કરવા પડે. ઓપરેશન ક્યારે કરાયું? ઓપરેશન 13 તારીખે. આ કે ગયા મહિના? મહિના 1 મહિનો 1.25 મહિના જેવું થયું. ક્યાં રહો છો તમે? અમે ગાંધીનગર. ગાંધીનગર રહો છો? ઓકે. હું તો સમજો કે તમે સુરતના પેશન્ટ છો. સુરતના માસી હા હા, બરોબર. એટલે અમારું મૂળ વતન નવસારી જ છે, પણ જોબના બેસિસ પર. ચલો, તમે શું કરો છો? હું જુનિયર એન્જિનિયર છું. એટલે રિટાયર થઈ ગયા? ના, ચાલુ છે. ચાલુ જ છે. આપણે પાવર જનરેશન કંપની કરી ને, જીસેક, ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એમાં જુનિયર એન્જિનિયર છું. હવે આ બધું થયું, મટતું નથી, તો આને લઈને શું ટેન્શન રહ્યા કરે? મગજમાં વિચારો શું આયા કરે છે કે આવું કોવિડ તો મટી ગયો, એનું સાહેબ કોઈ ટેન્શન નથી, કારણ કે 50 દિવસ જે મેં કાઢ્યા છે ને એના કરતા સ્થિતિ મારી અત્યારે સારી છે. બરાબર, તો એનું કોઈ ટેન્શન જ નથી, આંખનું કોઈ ટેન્શન નથી. ખાલી આજે શક્તિ આવવી જોઈએ. તો 50 દિવસ તમે ક્યાં એડમિટ હતા? બોરસદ હતા પહેલા, ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ છે. બોરસદ પહોંચી ગયા હતા? અમદાવાદ સાહેબ જગ્યા ત્યાં મળી. અચ્છા, ત્યાં મળી, ત્યાં એડમિશન મળી, એટલે ત્યાં ગયા. પછી ત્યાંથી કોરોના નેગેટિવ આવ્યો, એટલે આંખની ટ્રીટમેન્ટ માટે અમે ત્યાં ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં આંખની શિફ્ટ થયા.
બરોડા ગોત્રી બરોડા. ગોત્રીમાં. અચ્છા, તો બધા પેલા ઇન્જેક્શન ને બધા લઈ લીધા? હા, એ બધા પૂરા થઈ ગયા. 21 દિવસનો કોર્સ પતી ગયો. પ્લસ બીજા 2 બાટલા ચડાયા એન્ટીફંગલના, એટલે 20 બાટલાઓ ચડાયા. અત્યારે એન્ટીફંગલની ટેબ્લેટ્સ ચાલે છે. બરોબર. એ 21 દિવસનો કોર્સ આપ્યો છે, એ ચાલુ છે આપણે. ઘરમાં આરા કરાય છે? ઘરમાં પણ નથી આરાતું કરાય? ઘરમાં કોક વાર ચાલી લઈએ થોડું, મૂડ હોય તો. આ છેલ્લા 2 દિવસથી મૂડ નથી. કેમ? વધારે પેલું એ લાગે છે અસર. બાકી ચાલી લઈએ થોડું. તો આખો દિવસ શું મન થાય? પડ્યા રહેવાનું જ મન થાય? હા, તમારે ખાવા માટે ઊભા થાવ તો તમે ખાઈ લે લિક્વિડ, બરાબર. પછી હારું થોડીક વાર બેસી, પછી એવું થાય કે હારું હવે આડા પડી જવું. તો એ વખતે બધું કામ પડતું મૂકીને આડા પડી ગયો? હા, એટલે લિક્વિડ હોય જમવાનું. એક છેલ્લા 1-2 દિવસથી તમે રોટી એ ખાધી, પણ આ 1 દિવસથી રોટી નથી ખાઈ શક્યો. એક રોટી ખાવાનું ચાલુ કર્યું હતું. એટલે આ દાંતને લીધે. તો તમે અત્યારે વધારે હેરાન દાંતના દુખાવાના ને બધાના કારણે? હા, દાંતમાં શું છે કે જો કાલે ગરડા ગયા હતા તો એ લોકો એમ કે આની અંદર પેલું રસી છે, પણ રસી કાઢી નાખવી જોઈએ ને, તો એમણે એમ જ છોડી દીધું, કાઢ્યું નહીં. એટલે તમને હેરાન થાવ છો? હા, એટલે રસી જો અંદર હોય તો દબાઈને કાઢી શકાય ને. કાઢ્યું નહીં. તો તમારા ડોક્ટર પર ગુસ્સો આવે છે? ગુસ્સો એટલે પરિસ્થિતિ આ મારી તો ખરાબ છે. ડોક્ટરે કર્યું તો સારું. બીજું બસ આટલું છે કે 50 दिन हॉस्पिटल में काटे हुए पेशेंट ने, कोविड की क्रिटिकल कंडीशन, उसके बाद एक आई रिमूव कर दिए। उनको पता नहीं है, लेकिन बाकी पूरा फेस फंगस से भरा हुआ है और आप समझ सकते हो कि ना खा सकता है ना पी सकता है। उसने बोला, उसकी कंडीशन देख के आपको क्या लगता है सबसे पहला रूल क्या लिया जाएगा? और इनको मेडिसिन दिया गया। पेशेंट को शांति से उसकी गाड़ी में जाके मैंने सोचा कि क्या करें ऐसे पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल है, बहुत उम्मीद लेके आए हुए हैं कि इनको बचाना है, दूसरी आई बचानी है और पेशेंट को खुद को बचाना है। आप सोचो, ना खा सकता है ना पी सकता है ना घूम फिर सकता है। उसने बोला ना कभी कभी घर में चल लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उनके बच्चों ने तो बोला कि सर कोई हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं है तो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि दूसरी आंख भी अब निकालनी पड़ेगी, बहुत ही स्प्रेड हो गया, क्या करें। मैंने बोला ठीक है चलो, आपको किसने भेजा? तो अपने ही कोई डॉक्टर मित्र, आई थिंक सूरत या कहीं कहीं पे होंगे, उन्होंने उनके क्लासमेट को रेफरेंस दिया और वहीं से वाया वाया करके ये पेशेंट अपने पास पहुंचा। और अपने ने जो भी दवाई दी, दवाई तो आपके सामने ही है, आपको पता ही है जो पढ़ाने वाला वही दवाई। ये इसका फर्स्ट केस। अब आगे देखते हैं 22/6, उसके बाद 6 तारीख को अपने शांति से सब फॉलोअप देखेंगे आज। और धीरे धीरे आप भी देखो कि केस कैसे पूरा चेंज हो रहा है। इवन मैं खुद भी ये केस में थक गया था, आप समझ लो। मैं ऐसे ये केस नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जा रहा है। સુરેશભાઈ બોલો. હા, હવે આપના કહેવાથી દાંત ચેક કરેલા, વચ્ચેના દાંત હલતા અને દુખાવા લાગે છે. બાકીના એના ઉપર દબાણ આવે તો જ દુખે છે, બાકી નથી દુખતા. નીચેનું જડબું
ક્લિયર લાગે છે. આપણે એક અઠવાડિયું થયું, એક અઠવાડિયામાં ફરક શું પડ્યો? ડોક્ટર ફરક એવું લાગ્યું મને કે જે આ દુખાવો રહેતો હતો આ ઉપરના આ વચ્ચેના દુખે છે, આ સાઈડ પરના નથી દુખતા હવે એટલું છે. પહેલા કરતા ઓછું થઈ ગયું બધું. હા, અને દાંત બધા હલતા થાય, દાંતમાં બધા હલતા બંધ થઈ ગયા ને હવે પહેલા કરતા? ના એ વચ્ચે એ હલતા નતા, દુખતા જ હતા. બાકી આ જે વચ્ચેના જે છે એ હલે ને દુખે ચાલુ છે. હવે મગજમાં પહેલા જેવી ચિંતા રહે છે, ઓછી થઈ ગઈ? ચિંતા તો હવે એ છે નહીં. અરે ખોરાક સાહેબ નહીં લેવાતો અને ઊંઘ નથી આવતી. બીજું પહેલા કરતા શરીરમાં થોડી સ્ફૂર્તિ આવી હવે? ના હમ? ના ના કેમ વચ્ચે તો 2 દિવસ પહેલા તમે કહેતા હતા કે આમ સારું લાગે છે? પણ ફરી સારું. ऐसे पेशेंट जितने मेरे यहाँ पे क्रिटिकल चलते रहते हैं, नॉट फॉर कोविड और म्यूकर, लेकिन रेगुलर में भी, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि कंपलसरी मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे या जरूर पड़े तो दिन में 1 बार 2 बार फॉलोअप लेते रहे. इनके साथ भी मैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियो कॉलिंग से बात करता था, और जैसे 1 वीक पूरा हुआ तो मैंने उनको बुला लिया क्योंकि वो पास में ही रहते थे. તો હવા પૂરતું જ બેસવાનું. પછી આ એવું લાગે કે સારું નહીં મેળ પડે તો ઊંઘી જ જવું પડશે, સારું આડા જ પડી જવું પડશે. અને આડા પડી વાંધો નહીં, પણ ઊંઘ આવી જોઈએ નેચરલી એ આવે નહીં. અને કદાચ અડધી કલાક નેચરલી ઊંઘ આવી હોય તો ફેમિલી કોઈ ના કોઈ કારણસર જગાડી દે. અચ્છા, એટલે એકવાર ડિસ્ટર્બ થયા તમે પતી ગયો. હવે બધા ઉપર પહેલા ગુસ્સો આવતો તે આવે છે કે ઓછો થઈ ગયો? ફેમિલી મારા ઉપર કરે છે, મારે કરવાનો કોઈ મતલબ રહેતો જ નથી. પહેલા તો તમે ગુસ્સો કરતા હતા ને એ લોકો ઉપર, એ બધો ઓછો થઈ ગયો? કે તમે કઈ કામ આપ્યું હોય ને એ લોકો ના કરે તો તમને ગુસ્સો આવતો હતો, એ બધું એ ખરું ખરું એ છે કે એ ઓછો થઈ ગયો? એ ઓછો થઈ ગયો. बराबर. सी द चेंज, ये सबसे पहले नेचर में चेंज आया, क्योंकि अपने पेशेंट को जब भी कंफर्म करें कि अपनी दवाई सही चल रही है, क्योंकि बहुत एक ऐसे केसेस क्रिटिकल केस को संभालना बहुत जरूरी है. थोड़ी भी आपकी मिस्टेक केस को खत्म कर सकती है, क्योंकि ये तो एकदम अपने ऐसा बोल सकते हैं 1 वर्ड में कि ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए, थोड़ी सी भी गलती पेशेंट खत्म. क्योंकि आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन में पेशेंट आया हुआ था. तो मैंने वही पूछा कि भाई चलो फिजिकल तो इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, थोड़े से हल्का सा पेन वेन गायब हुआ है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ना आर्सेनिक, उससे सबसे ज्यादा तंग आता है तो उसके फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने 2 हाथ जोड़ के मुझे क्लिनिक पे ऊपर आके बोला था फर्स्ट डायग्नोस और फर्स्ट कंसल्टिंग में कि सर प्लीज ठीक हो नहीं हो इनका गुस्सा शांत करिए, हम इससे परेशान हो चुके हैं. तो आर्सेनिक का एक मेन रूब्रिक है, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बाइटिंग टम्बलर. टम्बलर का मतलब जो चीज उसको यूज करती है, जो लोग उसकी केयर करते हैं, उसको ही वो खाने को दौड़ता है. क्यों खाने को देता है? क्योंकि रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अनटिल थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस. जब उसकी परेशानी बढ़ जाती है तो उसको ही वो खाने को दौड़ेगा, उसको ही वो परेशान करेगा. परेशान यानी इतना परेशान कर देगा. अभी तो एक चीज समझ लो, आप में से कोई आर्सेनिक है तो आपने बोला कि बेटा पानी ला, तो अभी बेटा पानी भरने गया, उतने दूसरी मोमेंट में बेटा चाय ला, अभी तक आया नहीं, अच्छा पानी आया, अभी तक तुमने मेरे पैर नहीं दबाए,
अभी पैर दबाना शुरू किया, अच्छा ये नहीं किया, अच्छा वो नहीं किया, मतलब उसको एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। मतलब पीछे पेशेंट उसके फैमिली मेंबर के जो उसकी ज्यादा केयर करता है उसके ही पीछे पड़ जाएगा। बरोबर, तो रूब्रिक पहला का मतलब जो है वो ये पेशेंट बाइटिंग टम्बलर, और वो चीज यहाँ से दूर हुई। उन्होंने क्या बोला कि मैं तो गुस्सा नहीं करता हूँ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई आप लोगों के ऊपर, फैमिली मेंबर के ऊपर गुस्सा करते थे, उसका क्या हुआ? तो बोले वो ठीक हुआ। अपने ओडे सपेरे और ये आर्सेनिक का जो ओडे सपेरे है वो, और अपने डॉक्टर संजय सर और डॉक्टर योगेश सर ने परसिवरेंस वाला रूब्रिक अपनी जो किताब निकाली है उसमें आर्सेनिक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है बाइटिंग टम्बलर को, कि पेशेंट कैसे फैमिली मेंबर को परेशान कर रहा है। और यही चीज मतलब इवन आर्सेनिक का बच्चा अगर होगा ना तो भी उसके पेरेंट्स बोलेंगे सर इससे अच्छा तो औलाद ही नहीं है। ये वर्ड आर्सेनिक के बच्चे के पेरेंट्स आपको बोलेंगे, रिमेंबर दिस वर्ड। बोले सर हम इतना कंटाल गए आर्सेनिक के बच्चे से। और ऐसा ही ये लोगों ने जब मुझे ऊपर आके बोला तो मैं नीचे तो कंफर्म नहीं था कि यार क्या दो, आर्सेनिक दो, ये दो। तो जब उनका पूरा फैमिली ऊपर आके बोला कि सर दो हाथ जोड़ के हम आपको बोलते हैं, प्लीज या तो इनको ठीक करो या तो इनका गुस्सा शांत करो, हम थक चुके, कंटाल गए। और आप समझ सकते हो 50 दिन किसको बोलते हैं कोविड हॉस्पिटल में, और उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में जाना, शिफ्ट करना, पैसे खत्म हो जाए, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन आ चुकी थी, बच्चों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी, फैमिली खत्म, इनकी हेल्थ खत्म, ठीक होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, एक आंख चली गई और दूसरी आंख निकालने की तैयारी। बरोबर, तो आप समझ सकते हो कि कैसे कंडीशन में पेशेंट आते हैं, और कोई भी पेशेंट की क्या हालत होती है, फैमिली की क्या हालत होती है। और ऐसे में अपनी ही होम्योपैथी कैसे नई जिंदगी देती है, देखते और आगे। બીજો બીજું કઈ કેવું છે? બસ બીજું જે કફ ને ગળફા ખરા ને એ છે જ હજી કંટ્રોલમાં છે, વધતા નથી કે ઓછા નહીં થતા, એ આપણે એ રીતનું છે. ચલો હવે આપણે 15 દિવસે બોલાવીએ તમને, બરાબર. બરોબર? અને એમાં દુખાવાનો સાહેબ આપજો ઘોડિયા. પેલા કરતા દુખાવો કેટલો ઓછો થઈ ગયો છે? હા, 60-70% ઓછો, ના એટલો બધો 50%? છે. હા સારું. હા હા નહીં દુખતા. અને આ વચ્ચેનો જ પ્રોબ્લેમ છે બાકીનું બધું કમ્પ્લીટ લાગે છે. હા પહેલા હતું સાહેબ. હવે તમારે નાકમાંથી કે એમાંથી કાળા ગળફા કેવું નીકળે છે? અમે શું કીધું, બધા દાંત ને બધા પેન એ બધું ઘણું બધું પેન પણ ગાયબ થઈ ગયું. બરોબર, અને મેં સીધો એમને ક્વેશ્ચન કર્યો, કેમ કે આ ક્વેશ્ચન એટલે કર્યો છે કેમ કે એ દરમિયાન મારા ત્યાં મ્યુકરના ઘણા બધા પેશન્ટ આવતા હતા, અને પેશન્ટે એમ કીધું કે સાહેબ અમને સ્પુટમ બ્લેક નીકળે છે, અને આપણે કહીએ કે જસ્ટ વન કાઇન્ડ ઓફ એક્સપલ્ઝન. તો મેં એમને કન્ફર્મ કર્યું કે તમારામાં નીકળે છે કે નહીં. એમાં સાહેબ એવું છે, આપણે પેલું સ્પ્રે કરીએ છીએ. હા, બટ સ્પ્રે નો જે કચરો હોય એ કોક વાર નીકળે. અચ્છા, બાકી કઈ એ શરદી જેવું એમ, બાકી કઈ નહીં. હવે એમાં શું છે, નાક માટે અમે છેલ્લા 3 દિવસથી સાફ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ડોક્ટર સાંજે આવે અને સાંજે અમે ટાઈમ સ્પેન્ડ નહીં કરી. આ ડ્રેસિંગ વાળા ડોક્ટર બપોરે હોય છે, પેલા ડોક્ટર સાંજે હોય છે, એટલે એક ધક્કામાં નહીં પતતું, બીજો ધક્કો. ચલો એનો કઈ વાંધો નહીં. બીજું કઈ કેવું છે? ના બસ આ ફોલોઅપ પણ ગાડીમાં લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે પેશન્ટની કન્ડિશન એવી થાય છે કે એવરી ડે આઈમાં
फंगस जामी जाए છે, પોપડા બાજી જ જાય છે, मतलब लेयर बन जाते हैं और उसका उन लोगों को ड्रेसिंग करवाना पड़ता है। ये कब तक चलेगा? मैंने तो बोला कि एलोपैथिक बंद कर दो। वो लोग पहले वीक में तो कन्विंस नहीं हुए थे, जो भी एंटी फंगल चल रही थी वो। तो मैं बोला देखो अगर आपको इतना इम्प्रूवमेंट आया तो अब आप इसको स्टॉप करो। तो वो लोग रेडी हुए। बोले बीच में तकलीफ हुई तो मैंने बोला कुछ नहीं, तकलीफ हो तो मुझे कॉल करना, नहीं तो फिर जो भी आपकी दवाई चलती है होम्योपैथी उसका प्लस माइनस करेंगे। इन शॉर्ट अलग अलग प्रकार की एसएल दिया हुआ था। अभी तक गाड़ी में थे पेशेंट। अब मैंने बोला कि ये बार मैं नीचे नहीं आऊंगा, आप ऊपर आओ, देखते हैं क्या होता है। मैंने पेशेंट को बोला कि आप हिम्मत करो। तो पेशेंट बोले कि नहीं नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है आप कैसे भी करके आओ। तो पेशेंट को यहाँ पे व्हील चेयर में ऊपर लेके आए। अब देखो वो व्हील चेयर में बैठा हुआ है, साइड उल्टी है। इसे पेशेंट को सुनिए। સુરેશ ભાઈ આપણે દવા ચાલુ કરી ગયા મહિનાની 22 તારીખે લાગે પાછી 22 થઈ બોલો હવે કેટલાક છે આપણે બેસીએ ના પરસેવો બહુ થાય છે અને ખાઈએ આપણે એ દરમિયાન પરસેવો થાય છે 1 કલાક જેવું આપણે પરસેવો ખૂબ પછી ચાલીએ ત્યારે પણ પછી દુખાવો સતત સંખાય પછી પછી આપણે દાંતમાં ઉપરના હાડમાં દુખાવો રહે છે ચાલીએ ના પછી એવું છે પછી ખાંસી બહુ રહે છે છેલ્લા 2 દિવસથી એક મિનિટમાં આપ બીજો શું શું સુધારો સુધારો તો થોડો હિંમત આવી તો આવી શકે છે દાદરા ઉઠી શકે છે તો ચલી શકે बराबर उसको हिम्मत आ गई। अब जो पहले मार मार चल भी नहीं सकते थे, उसके बदले समझो व्हील चेयर में आए तो कोई थोड़ी नीचे से सीधा गाड़ी में से बिठा के व्हील चेयर में लाए। जहाँ तक लिफ्ट थी तो वहां तक वॉकिंग चलवा उनको चला के लाए। उसके बाद ही खाली ऊपर के भाग में उसको व्हील चेयर में बिठाया हुआ है। और स्टेयर्स भी अब ऊपर अप डाउन ऊपर नीचे कर रहे हैं। खाना भी खाना स्टार्ट हुआ। देखो आप सुनो आगे। બેસવાનું નથી એટલે શું થાય ખોરાકમાં दूध શાક ખાઈ શકે એટલે એટલું પીસીને ખાવ છો કે ડાયરેક્ટ ચાઇનીઝ ચાલી તો સર कुछ क्या दुखे जवाई तो है प्रॉब्लम नहीं है यार चाहो તમે તો અહીંયા દુખે છે એટલે પછી ચાવવાનું એવોઇડ કરજો એટલે દૂધમાં રોટલી પીસી દેવા શાકમાં થોડો ભાત નાખી એ દાળ પીસી દેવા ચાવવાનું એવોઇડ કરીએ જેથી કરીને કિક્સ પણ રહે એને કહેતા હતા આવું ચેક ના કરશું ચડવું હાથમાં એટલે એવોઇડ કર્યું અને ચડવું નહીં હવે આ બાજુ બધું દુખતું છે બધું દુખે છે બધું ગોઠવાઈ ગયા નહીં
કઈ બાજુ ડાબી બાજુ ડાબી બાજુની વાત છે સાહેબ ઉપર એ બધું દુખતું હતું એ દુખાવો જે પહેલા મહિના પહેલા થતો હતો હાજી એની કમ્પેરમાં અત્યારે કેટલું સારું એ એ એ સારું છે આપણે એને છેડીએ હલાવીએ ચેક કરીએ તો દુખે બાકી અને દાંત હલતા હતા બધા ચોટી ગયા પાછા ના નથી નથી ચોટ્યા ના નથી તમે એ વખત તો કહેતા હતા કે થોડા થોડા હવે વળતા ઓછા થઈ ગયા હા સાહેબ ઓછા થઈ ગયેલા હતા પછી શું છે ખબર નહીં શું કારણ હતું એ આ ઢીલા થઈ બાકી આ બાજુથી હું ચાલતો હતો પેલા બાજુ ચાલતો હતો પણ એ આના લીધે પછી મારે બંધ કરી દીધું છૂટું કઈ નથી આ બાજુ પ્રોબ્લેમ નથી ઊંઘાણ જ રાતે હું તો આ દુખાવાના લીધે નથી આવતી પેલી દુખાવાની ગોળી લઈ લઈએ તો આખી પકડી દુખાવાની ગોળી લેવી પડશે આખા મહિનામાં તમારો અવાજ તો બહુ ચેન્જ થઈ ગયો અવાજમાં તાકાત આવી ગઈ અવાજ સારો એનર્જી આવી એનર્જી આવી ગઈ કેટલી એનર્જી આવી પેલા કરતા આપણે પેલા દાદર ઉતરી શકું છું અત્યારે થોડા અત્યારના આ દાદર ચડી શક્યો એ રીતે ઘરે પણ જઈએ ત્યારે વાત સાથે સાથે ચડી લઉં એ રીતે બીજું બીજું જમવાનું 1 महीना हुआ है एग्जैक्ट इस पेशेंट का फॉलोअप का पेन काफी सबसाइड हो गया है टीथ जो उनके हिलते थे उन्होंने एक्चुअल में इसके पहले के फॉलोअप में एक दिन रात को मुझे जब मैंने वीडियो कॉलिंग से बात की तो बोल रहे थे सर मेरे दांत है ना चिपक गए ऐसा लग रहा है मतलब अपनी जगह पे वापस सेट हो गए सीढ़ी चढ़ना उतरना स्टार्ट कर दिया है खाना पीना स्टार्ट कर दिया नींद भी थोड़ी आने लगी और वो जो पेन किलर गोली की बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ अपनी होम्योपैथिक गोली है आप ऐसा मत सोचना कि कोई पेन किलर ले रहे क्योंकि उनको पेन की भी मैं दवाई एसएल देता था रात को नींद की भी एसएल देता था वैसा ही करके ये केस चलता रहा 1 महीना हुआ और 1 महीने में काफी हद तक केस बाहर आ गया ऐसा मुझे लग रहा था देखिए आगे और क्या क्या होता है बीच में और छोटे छोटे बहुत वीडियो है लेकिन वो सब मैंने निकाल दिए क्योंकि मुझे लगा कि जितने वीडियो दिखाने लायक है वो ही दिखाऊं આંખમાં કેવું છે આંખમાં સારું દુખાવો પહેલા યલો કલર આવે પિંક કલર આવે સારું છે રિપોર્ટ સાઈડ જોઈએ આપણે રિપોર્ટ ગુસ્સો નહીં કરો છો છો થઈ ગઈ પછી સારું એટલા રાખો ગુસ્સો ઓછો થઈ ગયો બીજું કઈ કહેવું છે ના ટૂંકમાં આપણે 1 મહિનાની દવા જે કરી એના તમને પોતાને સંતોષ છે બરોબર ને આમ પહેલા લાગતું ટ્રીટમેન્ટ છે સારું જલસા દવા આપણે લેવી હવે હોમિયોપેથી પર વિશ્વાસ આવી ગયો ને ધીમું ચાલે છે તો ધીમું ચાલશે તમારી બીમારી એવી ખતરનાક છે આ તો તમે थोड़ा हमारा ત્યાં મોટા है नहीं तो आँख पर ना कर दे आर्सेनिक वाले को सब फास्ट चाहिए बोल रहे हैं ना पेशेंट हर सेंटेंस में उसका रूब्रिक बोल रहे हैं बोले कि देखो धीमे चल रहा है लेकिन अब सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा गुस्सा वैसा ही है पीछे से एक्चुअल में मैंने उनको बोला कि भाई हमें एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने 1 ही महीने में रिपीट एमआरआई कर दी फिर मैंने बोला कि अब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक एमआरआई नहीं होगी नहीं तो यू फाइंड द अनदर डॉक्टर्स अब जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा आपको
आपने ये 2 फ़ॉलो-अप देखे, एक मेन केस देखा, क्या लगा आपको ये? उसका प्रेज़ेंटेशन कैसा है? कभी आर्सेनिक का प्रेज़ेंटेशन ऐसा देखा है आप लोगों ने? या तो आर्सेनिक કેટલા फास्टिडियस, रेस्टलेस वो सभी देखा है। ऐसा आर्सेनिक कभी देखा है? अब शायद आप लोग याद करो जब आप पढ़ते थे तब आप लोगों को यही आर्सेनिक पढ़ाया जाता था। ये आर्सेनिक एकदम बन ठन के आएगा, लाली लिपस्टिक फूल करके आएगा, टिप टॉप में आएगा, बोलेगा भी ऐसा। और जब हमारे यहाँ ये सिस्टम में आने के बाद ये सब चीज़ें मैंने बहुत सीखी प्रैक्टिकली। आर्सेनिक वाले को उनके फैमिली मेंबर जब यहाँ पे सॉरी आर्सेनिक वाला पेशेंट हिस्ट्री देता होगा ना, तो उसके फैमिली मेंबर बोलेंगे सर ये तो है ही कुछ और, घर पे ये जो है ना वो है नहीं। यहाँ पे तो आपके सामने तो एकदम जैसे एक बेचारा कितना शाना और शांति से बात कर रहा है। आपको लग रहा है कि आर्सेनिक पूरे घर को खा जाता होगा, पूरे घर को परेशान करता होगा, कितना शांति से बात कर रहा है। जैसे आपको लगे कि एकदम सीधा-साधा इंसान है। तो एक आर्सेनिक का प्रेज़ेंटेशन बहुत याद रखना। ऐसा अलग-अलग शेड है, लेकिन ये एक शेड है उसका। आप कभी आर्सेनिक में कभी मैग्नेटाइज़ मत हो जाना, मेस्मराइज़ मत हो जाना, बरोबर? नहीं तो अगर आपने ये मिस हो गया ना, तो आर्सेनिक मिस हो जाएगी आपको। ये केस बहुत डिफ़िकल्ट केस है, क्योंकि मुझे भी जब लिया, मैं फर्स्ट हिस्ट्री लेके ऊपर आया तो मैं भी एक्चुअली में कन्फ्यूज़न में था कि कौन-सी दवाई दें। लेकिन जब उसके फैमिली मेंबरों ने बोला तो आई वाज़ शॉक्ड कि नहीं ये 100% आर्सेनिक है। कोई रूब्रिक नहीं, नथिंग, चलो एक बार स्टार्ट करो आर्सेनिक, और विदिन 1 वीक में आपने इम्प्रूवमेंट देखा, 1 महीने के बाद देखा, अभी और आगे देखेंगे। કેવો છે તમારો? સાચી વાત છે. કઈ નહીં, આપણે ટાઈમસર આયા એમ કે બીજી તો બધી હા, બીજું બધું છે એમાં કંઈ બધે પર વિશ્વાસ આવી ગયો ને. ધીમું ચાલે છે. વ્યવસ્થિત છે. તો ધીમું ચાલશે, તમારી બીમારી એવી ખતરનાક છે એટલે. આ તો તમે થોડા અમારા ત્યાં મોડા આવી એટલે આંખ પણ ના કાઢવા દે. અચ્છા કેવો છે તમારો? સાચી વાત છે. पेशेंट ने क्या बोला, जैसा नसीब हमारा। બીજી તો બધી હા, બીજું બધું છે એમાં કંઈ અત્યારે કેટલું સારું કહેવાય. ત્યારે સારું નહીં. એના કરતાં આપણે પહેલા સારું. કેટલા કેટલા ટકા તમે કહી શકો? 10%, 20%, 25%, 20%, 40%? તમને કેટલું સારું લાગે તેના કરતા? તો સારું છે. દુખાવો વધશે એટલે વધારે અસર થાય. 50% જેવો સુધારો લાગે. देखो ये आज मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, आर्सेनिक वाले पेशेंटों को कभी भी कुछ भी पूछो आर्सेनिक, तो ये हमेशा जो मेन कंप्लेन है उसकी बात करेगा, बाकी सबकी बातें नहीं करेगा। इसने फर्स्ट प्रेजेंटेशन से क्या बात किया, उसको किससे परेशानी है, पेन 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 पेन, बीमारी तो सब साइड में रही। तो फर्स्ट रूब्रिक इसका मैंने जो लिया था वो इंडिफरेंस टू रिकवरी। उसको कहाँ पे, और मैं आप पूरे केस में देखो मैं उनको क्या पूछ रहा हूँ, मैंने उनको और कुछ नहीं पूछा, पेन ठीक हुआ कि नहीं, और उन्होंने वही बोला कि हाँ मुझे 50% तक पेन ठीक हो गया है। बरोबर है। तो ये 7वें महीने का फॉलोअप है। उसके बाद नवंबर में आफ्टर दिवाली वापस क्लिनिक पे। દિવાળી બધું ખાધું પીધું? अब ये केस जब यहाँ पे शुरू हुआ तब इन बिटवीन आपको लगेगा कि आपने बीच में 2 से 3 महीना के केस को क्या किया, तो यहाँ पे ही मैं मार खा गया था। वो पेशेंट ने क्या किया, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ड्राई फ्रूट खाना स्टार्ट कर दिया, और ड्राई फ्रूट खाने से उनके ब्रेन में पेन होने लगा, मतलब इतने ब्रेन में झटके आ रहे थे कि आई वाज शॉक। उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैंने ड्राई फ्रूट खा लिया है। अखरोट जो, मतलब पूरी अखरोट को उसको दांतों से तोड़ने की कोशिश की, इतनी हिम्मत आ गई इनके अंदर, और अखरोट तो टूटी नहीं लेकिन अंदर
दांत टूट गए और जो कोई भी नस इंजर हुई वो नस की वजह से उनको ब्रेन में पेन होने लगा। सर में इतना पेन कि वो दिन में 2 डोलो, 3 डोलो, 4 डोलो खाने लगे। मैंने बोला आप मत खाओ। अब जैसे नहीं खाते थे तो फैमिली बोले सर हमारी पथारी फिरा देते, हमको रात को सोने नहीं देते, पूरे दिन में भी चिड़चिड़ापन ये वो। मैंने उनको रिकेस टेकिंग किया तो पूरा पिक्चर शायद मेरी गलतफ़हमी थी। मेरा पूरा पिक्चर मैं समझ नहीं पाया तो मैंने चेंज कर दिया और मेडिसिन चेंज कर दी और नतीजा ये हुआ कि केस पूरा हो गया डाइवर्ट, पूरा स्पॉइल हो गया केस। फिर मैंने रिकेस टेकिंग किया बिफोर दिवाली। मैंने बोला कहाँ पे मैं गड़बड़, कहाँ पे गलत हूँ। इनको बोला कि भले आप रोड लेके आओ गांधीनगर से, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज के बाद एक भी पेन किलर नहीं देना है, देखते हैं क्या होता है, होने दो। फिर मैंने रिकेस्टेकिंग करके मुझे लगा कि जो गलती मैंने किया वो आप लोग करो नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पेशेंट जब आर्सेनिक से ठीक हो रहा है तो उसकी पोटेंसी भी मैं अप करते गया, लेकिन पोटेंसी भी एग्जॉस्ट हो गई। 3x से मैंने स्टार्ट किया, 630 200 तक चला गया, नो इम्प्रूवमेंट पेशेंट का। फिर उसने वापस जब मुझे 3-4 दिन के बाद ही बोला कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने वो अखरोट पूरी तोड़ने की कोशिश की दांतों से। मैंने बोला इतनी इतनी हिम्मत सुरेश भी कहाँ से आ गई? बोले मेरे दांत चिपक गए तो मुझे ऐसा क्या, कुछ नहीं होने वाला है, लाओ अखरोट खा लेता हूँ। बोले घर वालों मैंने बोला आप जब खाना सॉलिड नहीं खा सकते हो तो आपको सीधे अखरोट के ऊपर क्यों चलेगा? और वहां पे बोले सर अब आपकी बात तो सही है लेकिन मुझे भी हिम्मत आ गई तो मैंने खा लिया। अब उसके बाद जो उनका केस फाइल हुआ तो उसमें 1 महीना 2 महीना बिगड़ा, बहुत टाइम बिगड़ा। और फिर वापस मैंने जो एंड में रिकेस्टेकिंग किया, फिर वापस उनको दिवाली के पहले दवाई दी और बोला कि एक भी पेन किलर नहीं खानी है। शायद सुनो इसमें बोलेंगे आपको। ढीलो ढीलो કરીને ખાધો, ઢીલો ઢીલો જ ખાધો, કાઢું ન ખાધો કેમ? આગળ આટલું અડધું દિવાળી બધું ખાધો પીધો। चलो आप सबसे पहला चेंज कहाँ दिख रहा है? सबसे पहला उनका जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन था वहां पे उनके शर्ट कपड़े कैसे थे, क्या उनका लुक था। यहाँ पे देखो क्लीन शेव में आ गए आफ्टर 3 मंथ्स, बरोबर। उनका फेस देखो कितना चेंज है, कपड़े एकदम प्रॉपर बन ठन के आने लगे। मैंने उनको पूछा दिवाली में सब कुछ खाया पिया कि नहीं, माल पानी। मैंने उनको बोला जितना खाओ उतना खाओ, देखते हैं कितनी ताकत है वापिस आपको ये बार। ढीलो ढीलो કરીને ખાધો, ઢીલો ઢીલો જ ખાધો, કાઢું ન ખાધો કેમ? મઠિયા ખાધા, પછી ગાંઠિયા ગાંઠિયા નાના નાના આવે ને, હા એ ગાંઠિયા 2 દિવસથી ખાઉં છું કેમ? હા ચોળા ફળી ખાધી, આ ચોળા ફળી ખાધી, આ વખત તો માથું નથી દુખ્યું, માથું શરીરમાં પહેલા કરતા સ્ફૂર્તિ આવી, बराबर। उनका पेन जो मैं 1 महीने से उनके पेन के पीछे मैंने मेडिसिन चेंज कर डाली, शायद मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी। और 2 बार मुझे रिकेस्टेकिंग करना पड़ा, वापस मैंने वही साइकिल पे आ गया। जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था वहीं पे आर्सेनिक 3x उनको दिया और इमीडिएटली उनका पेन, मैंने बोला कि भले चाहे कुछ भी हो, एक भी पेन किलर नहीं खानी है, आप लोगों को उनको रूम में बंद कर देना है। एसएल दे दिया अलग 4-5 प्रकार की, इतना पेन हो तो ये पानी बना के लेना है, दूध ज़्यादा पेन हो तो ये लेना है, बहुत ज़्यादा हो तो डाइल्यूशन पानी में डाल के लेना है, लेकिन पेन किलर नहीं खाने की है। और आफ्टर ऑल 3x से विदिन 48 आवर्स में वी गॉट टू मच बेटर। श्वास कर और रात में जो हमारी रूटीन खाओ तो बंद कर दे दो तो भूख नहीं लगती। इनका एक और लफड़ा खड़ा हो गया था। बोले रात को रोज रात को 10 बजे तो पूरा फैमिली सो जाए तो पूरी फैमिली को रात को चिल्ला के उठाते थे 3 से 4 बार। बोले उठो मुझे भूख लगी है, खाना दो। एंड में इनके फैमिली ने क्या किया कि पूरी थाली अलग अलग प्रकार के जितने नाश्ते थे वो डब्बे उनके रूम में रखते। बोले नींद में से उठो ना तो ये खा लेना, हमको मत उठाना। तो वो फैमिली और एक तरफ से परेशान। बोले सर क्या करें, एक ठीक करने जाते दूसरा नया लफड़ा खड़ा हो जाता है। अब उनको क्या बोले कि दवाई से, अपनी दवाई से भूख खुली है, पेशेंट को उनके रिलेटिव को तो बोल नहीं सकते। तो मैंने बोला उनको ही ऑप्शन दिया, मैंने बोला आप जो भी उनको खाना चाहिए तो आप उनके रूम में सब रख दो, वो अपने आप खा लेंगे, अपने आप आपको रात को उठने की वो नहीं करने की। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इतना आ रहा है और
बार बार जो आंख में ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, उसके लिए उनको एवरीडे सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर जाना पड़ता था। मैंने बोला वो बंद कर दो, आप खुद स्टार्ट कर दो वो लोगों की स्टाइल से करने का। और दूसरा, उसके बाद हर 15 दिन में बड़ौदा जाना पड़ता था, और वहां पे भी वो डॉक्टर सरप्राइज बोले आप वो लोगों को तो एमआरआई बोले, एमआरआई मैंने बोला नहीं करवाना है उनको, ये बोला कि अब जो चलता है वो चलने दो। बोले आंख में इतना सुधार आ रहा है। बोले ये कैसे आ रहा है? इनको क्लियर बोला था कि आपको एक भी जगह वो नहीं बोलना है कि हमारी होम्योपैथिक चल रही है। अगर वो लोग कोई भी एंटीबायोटिक लिख के देते हैं तो आपको चुपचाप लिख प्रिस्क्रिप्शन लेके जेब में रख देना है, कोई भी दवाई नहीं खानी है। और वो पेशेंट चल रहा है ऐसे ही, वहाँ पे हर 15 दिन महीने में जाता है। अभी तो चलो देखते हैं आगे वो क्या बोलता है। તમને ભૂખ નહીં લાગતી, આપણા છોકરાઓ શોધી થઈ રાતે બધા ઊંઘવું પડે, તમને આવું લાગતું કાલે રાત્રે રાત્રે ખવાઈ જાય છે જે કોઈ ખાવા દે. તમે અત્યારે ગાડીમાં આવ્યા, હા, તો પહેલા બમ્પ આવે ને તમને આંખમાં બધા સાંકા આવતા હતા, હા, એવું આ વખત થયું? એ નહીં જતું, ઓછું થઈ ગયું એટલે સેટ થોડું થાય કે એ નહીં. देखो ये चीज मेरे पूछने की वजह ये थी कि 1 महीने से उन्होंने क्लिनिक पे आना छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों? तो बोले सर रास्ते में बम्प आते हैं, और अपने गुजरात के बम तो खतरनाक होते हैं। बोले सर बम्प आते हैं ना तो ब्रेन में झटके लगते हैं, और मुंह में झटके लगते हैं, और छाती में, चेस्ट में, वो सब इतने झटके लगते हैं कि मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं आपको दिखाने नहीं आऊंगा, अपने वीडियो से ही बात करते रहेंगे। और बीच में 2 से 3 बार मेरे ख्याल से उनके बच्चे ही ट्रीटमेंट दवाई लेके गए, और वो लोग भी परेशान, बोले सर ये क्या नया लफड़ा शुरू हो गया। मैंने बोला वेट करो, और ये बार इन्होंने बोला कि अब वो भी खत्म हो गया। આપણે શું રીતે સાથે બીજી આંખ નાખીએ તેવડી સાચવવાનું, તમે બધું સાફ સફાઈ થઈ જાય ત્યાં સુધી સાચવવાનું. આપણા ડોક્ટર એવું કહે છે હવે આ 50% જેવું રહ્યું છે बराबर, आँख के डॉक्टर को पास भेजा। मैंने बोला आप जाके आओ भाई, आँख में क्या स्टेटस है। अपने तो स्पेशलिस्ट है नहीं, अपना काम तो दवाई क्या कर रही है, पेशेंट क्या बोल रहा है, वही अपने लिए ट्रीटमेंट है। ये है ना, ये जो पहना हुआ है ना वो प्लास्टिक का डब्बा है, और ये बैंडेड मारी हुई है, और कुछ नहीं है, ताकि रास्ते में आते वक्त मिट्टी आंखों में जाए नहीं, उसके लिए, और कुछ नहीं है। तो मैंने बोला आप कोई आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, वो भी अपने को पता चलना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में यहाँ पे सिंथेटिक आई डलवाने की है। तो मैंने बोला आप जाके आओ। पेशेंट जाके आए तो बोले हाँ, डॉक्टर ने बोला कि 5-10% थोड़ा बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। શ્વાસ ચડે છે, કફ થઈ ગયો હોય એવું લાગે છે કે રાતે શું કદાચ પડ્યું એટલે રાત બંધ થઈ ગયો ખરે તો તો થઈ ગયું એવું લાગે કે આનું બંધ થઈ ગયું. જાતે આવ્યા કે છોકરાઓ લઈને આવ્યા? તમે કીધું મારે બતાવવું છે. હા પણ રોટલી આવશું આપણે રેડી. પેલા રેડી નતા થતા, હવે તમે રેડી થઈ ગયા હો. પેલા તો ના પાડતા હતા કે વચ્ચે કે ના નથી આવવું મારે. હવે નથી તો બધું ગોઠવાઈ ગયું એની જોડે, અંદરથી બધું ફંગસ સાફ થઈ ગયું. હવે તો બધું ભરાયેલું બધું સાફ થઈ ગયું. સરસ સરસ. બીજું કઈ કેવું છે? तो दिवाली में पेशेंट फूल माल पानी खाधा, मजा करी। 10 जान्युआरी કેટલો આરામ થઈ ગયો? કેટલા ટકા આરામ થયો? આરામ તો ઘણો આરામ. હવે યાદ કરો 22 જૂનનો કાકાનો કેસ અને આ કેસ લાગે છે અત્યારે તમે જો માથે કે બ્લેક ચશ્મા, ક્યાંય તમને લાગે છે કાકાને મ્યુકર થયો હોય? See, this is the miracle of homeopathy. અને થેન્ક્સ ટુ અવર સેગલ સિસ્ટમ કે આટલા એક્સિલન્ટ આપણને વે ઓફ
એપ્રોચ બતાવ્યા કે તમે પેશન્ટમાં આ રીતે એન્ટર થઈને આવા આવા કેસ પણ ક્યોર કરી શકો છો અને આપણે શું કરીએ છીએ વી ક્યોર ધ पेशेंट नॉट द डिजीज राइट। अगत्यनु ये है मित्रों, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकार का केस आता है नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस। ये सिस्टम में आने के बाद सबसे पहला मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने कुछ भी क्योर कर सकते हैं। कभी भी हिम्मत नहीं आनी है कि ओहो यार इतना बड़ा म्यूकर का केस जहाँ डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया दूसरी आंख निकालने की बात आ गई, पूरा ब्रेन में फैला हुआ है। अभी तो इन्होंने मुझे बहुत सारे म्यूकस के फोटो भेजे हुए, वो भी शायद मैं आपको कल भेजूंगा या तो आज रात को ही भेजूंगा कि कैसा म्यूकर निकला हुआ है उनके अंदर से। आवाज भी आप देखो कितना स्ट्रांग हो गई है, और पहले जो बोलते थे वो क्या स्टेटस था उनका। नाइन्टी टू 95% आराम हो गया, अब कोई कंप्लेन नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट अभी वो आगे बोलेंगे, 1 जनवरी से उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने उनको लास्ट नवंबर दिसंबर में चैलेंज मार के बोला था, मैंने बोला आपको जनवरी से जॉब स्टार्ट करना है। बोले सर आप सही में करवा दोगे? मैंने बोला हाँ आपको, लेकिन भले आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा, लेकिन जाना तो जाना ही है। वहां पे जाके बैठो, भले आपके बॉस काम दे नहीं दे, लेकिन आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी ही है। और उन्होंने 1 जनवरी से ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। માથાની નસો દુખતી હતી ને એ બધું હવે મગજમાં ટેન્શન લેવી કેવું છું? ટેન્શન તો હવે નથી લેવા જેવું આ બીમારી જે રહ્યા કરતો તે બધું ગુસ્સો ને એવું કેવું છે? પેલા જેવું છું આ એમણે કીધું સાચું સર્ટિફાઈ કરી દેવું બરાબર। ઓફિસમાં લગભગ આ લોકો મૂકી જાય છે? હા મૂકવા આવે છે, લઈ જાય છે પાછા 3-4 કલાક બેસવાનું છે। સરસ, ચલો બસ બીજું તો આરામ છે। આખો દિવસ પથારીમાં પડ્યા રહો છો ને ઘરો ફરો છો? ખુરશીમાં બેસી પથારી નહીં પડ્યા રહ્યા, ખાલી ઊંઘવાના ટાઈમે પથારીમાં પડ્યા રહ્યા બરોબર। બાકી ખુરશીમાં બેસો હરો ફરો ખાલી બપોરે ખુરશીમાં બેસી પછી બપોરે આરામ કરવા માટે 1-2 કલાક આરામ કરો, પછી પાછું ઉઠી ફરી ખુરશી બેસો, ખુરશી વાળી થાકી જવાય 1-2 કલાક 3 કલાક, ત્યારે પછી પાછો આળો પડે ફરી પાછો ખુરશી વાળી બેસી જાય, એ રીતે કરીએ છીએ। ચલો બીજું કઈ કેવું છે? ના બીજું કઈ નહીં। तो काका ऑलमोस्ट रेडी અને लास्ट फॉलो अभी आए थे लास्ट 25 तारीख को। एक काका એમણે એમના બાળકોને પૂછ્યું કે ભાઈ એમઆરઆઈ નો રિપોર્ટમાં શું છે એમ। મેં એમઆરઆઈ કરાવડાયું એટલે બાળકો કઈ કે પહેલા કે યાર પહેલા તો એમઆરઆઈ ના રિપોર્ટ 4 પાનાનો હતો અને હવે આ 1 જ પાનાનો થઈ ગયો, એનો કે મને સારું થઈ ગયું લાગે। આ બોલે છે સાંભળજો, બહુ સરસ મજાના વાક્યો બોલે છે, આપણને જસ્ટ વી પ્રાઉડ ઓફ અવર સેલ્ફ અને અવર હોમિયોપેથી કે આપણે આવા કેસ આ રીતે ક્યોર કરી શકીએ છીએ। લેટ અસ સી, લિસન અગેન। એનું સારું થઈ ગયું ભાઈ, આ 4 પાના હા હવે પાના થઈ ગયો એટલે સમજી ગયો કોણે કીધું એવું એનું સારું થઈ ગયું ભાઈ। તો સારું તમારા છોકરાને સાચી સલાહ આપી, સાચી સલાહ વાત સાચી કે 4 પાનાનો તો એના બદલે 1 પાનાનું થઈ ગયું, એટલું બધું અંદરથી ઘાત થઈ ગયો એટલે બીજું કઈ લાભો તમારે વિચારવા એ સલાહ સાચી આપી છોકરા। આ વિચારી દુઃખી થવાનું, દુઃખી થવાનું બરોબર। હવે તમે 6 મહિના પહેલા આવ્યા શું પરિસ્થિતિ હતી અને આજે બરોબર
તમે નોકરી જતા થઈ ગયા, ખાતા પીતા થઈ ગયા, હરતા પડતા થઈ ગયા, અને આંખ નાખ્યા પછી તો ખબર નહીં પડે સુરેશભાઈ નું ઓપરેશન ખાલી દેખાશે નહીં એટલો જ ફરક. હા, બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ. બીજું બધા કાળા ચશ્મા નીકળી જાય, લોકોના પ્રશ્નો આવતા બંધ થઈ જાય. હા, ઘણી રાહત. जो मित्रों जे बोले थे ये बदा, ये जो भी पेशेंट बोल रहा है वो सबके एक एक रूब्रिक है. जैसे मैं आगे आर्सेनिक आपको थोड़ा डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब ये सब आपको लगेगा कि ओ ये तो सब पेशेंट बोल रहा था, लेकिन अपने इसको निग्लेक्ट कर रहे थे. इन्होंने क्या बोला अभी सेंटेंस, लोगों ना क्वेश्चन आवता बंद थी जैसे, मतलब लोग उनको पूछते हैं कि भैया काले चश्मे क्यों पहन के रखे, वो पूछना बंद कर देंगे. मैंने उनको एक ही बोला कि अब सिंथेटिक आई डलवा देते हैं, सिंथेटिक आई डलवाएंगे तो खाली आपको दिखेगा नहीं लेकिन पता भी नहीं चलेगा. और मैंने यहाँ पे जितने स्टूडेंट बीच बीच में बैठे हुए वो सबको इनकी आईज दिखाई अंदर से कि देखो आई अंदर से कैसी होती है, अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया, क्योंकि एक आई रिमूव कर दी थी लेकिन वो यहाँ पे तो ओपन करके वो सब दिखाते थे. और इन्होंने फैमिली को पूछा कि भाई रिपोर्ट, तो बोले रिपोर्ट, फैमिली ने ऐसा बोला कि अब 4 पेज के बदले 1 पेज हो गया तो अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. बरोबर, तो ये भी एक रूब्रिक है. અત્યારે બધું બહુ પ્રશ્નો થાય છે. કેમ શું પૂછે છે? આ લોકો પૂછે કે આ કેમ ચશ્મા પહેરેલા કે એવું બધું પૂછે. તો બધું આપણે લાંબી હિસ્ટ્રી ક્યાં કરવા જઈએ? સર્જરી કરાવી છે. એવું છે. ચશ્મા નીકળી જાય, ચશ્મા નીકળી જાય. બસ હવે તમે મ્યુકર ભૂલી જવાનો. બરોબર, એટલે જ મેં કીધું હતું કે આ વખતે આપણે MRI કરાવી એટલે આપણો મગજનું ક્લિયર થઈ જાય કે ભાઈ આપણે કેટલે પહોંચ્યા, મારે દવાના ડોઝ કેટલા હાઈ રાખવા, કેટલા લો રાખવા, એ મને પોતાને ખબર પડે. એટલે બીજું કઈ પૂછવું હોય તો પૂછો. ખાવાના ભાઈ મતલબ ઘોડામાં પલ્લી થઈ જતા ખવાય છે બધું, તીખું લાગે. તીખું લાગે. એટલે હજી સોલિડ ખાવાનું ચાલુ કરી કે હજી લિક્વિડ જ? સોલિડ ખાઈએ રોટલી શાક ખાઈએ. हाँ, બસ ચલો. बराबर, सॉलिड भी खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने. जो लिक्विड खाते थे, इट मीन्स कि टीथ अपनी जगह पे वापस चिपक गए. दिस इज द मिरेकल, नथिंग एल्स. नहीं तो उस टाइम पे आपको पता है थे, म्यूकर स्पेशलिस्ट निकल पड़े थे, डेंटिस्ट अपना काम करने लगे थे, बोले एक चांस मिला है, मौका मिला है, बस पूरा कर लो. कोई दांत निकाल देता था, कोई क्या निकाल देता था, कोई आई निकाल देता था. बेचारे पेशेंट को पता नहीं था कि मेरा कल क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है. ये स्टेटस लोगों का चल रहा था. मैं कम से कम आपको 5 एक पेशेंट अलग अलग म्यूकर के दिखाऊंगा. पहले एक दिखा, ये दूसरा है, और भी 3-4 पेशेंट है मेरे पास. वो सब एकदम ठीक हो गए और सब केसेस में एक के बाद एक दिखाऊंगा जब वो मेडिसिन का टर्न आएगा तब. નોકરી કેટલા કલાક જાવ છો? 2 કલાક. ત્યાંથી બેસવાનું છે. જ્યાં સુધી આંખ ના નખાય ત્યાં સુધી તમે ધૂળમાં કે કશું કામ ના કરો. તો પાછું શું થાય, ફરીથી અંદર ધૂળ જમા થાય, પાછું ચેપ લાગે ને બધું. એટલે તમે પહેલા આપણે કીધું એ પ્રમાણે ડેન્ટલ વાળા કાલે આ સાહેબને રાતે વાત કરી લેજો જ્યારે ફ્રી કરે, પછી એમને તમે ડેન્ટલમાં બતાવી જાઓ, પછી આંખનું પતાવી જાઓ. બરોબર, અને હું નહીં કહું ત્યાં સુધી દવા બંધ નથી કરવાની, કમ્પ્લીટ રેડી થયા. બાકી ઘણું આપણે 90-95% અત્યારે કેસ તમારો રિકવર. બીજું કઈ તમારે પૂછવું હોય તો કહો. ધાબે આંટો મારો છો? બેસો છો તડકામાં? ગુસ્સો ને કરો છો? ઓછો છે. જરૂર પડે કે એટલે ફાઇનલ. આમાં હોમ મિનિસ્ટર નો જવાબ સાંભળવો પડે, તમારું ના ચાલે. ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि ये केस बहुत लंबा था, 1.5 घंटे का. मैंने आपको अलग अलग वीडियो दिखाए, बीच में से काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि
था जहाँ पे मतलब ये आर्सेनिक का एक प्रेजेंटेशन था और एक लंबा केस की 6 महीने की सफ़र के बाद जब फरवरी में मैंने उनकी 22 जून को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तब सबसे पहले मेरा तो आप लोगों को यही कहना है कि कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, योर सिस्टम। आप जो काम करें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस से करो, वहाँ कभी डाउट मत रखो। संजय सर और जब भी लेक्चर लेते हैं ना संजय सर, शर्मा सर, वो लोग बार-बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप जो भी काम करते हो लाइफ में, उसके ऊपर कभी डाउट मत रखो। अगर सैगल सिस्टम से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सैगल सिस्टम के ऊपर डाउट मत करो कि सिस्टम हाफ है, फुल है। ये सिस्टम से मैं पेशेंट को ठीक करूँगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा। मुझे तो जब से ये सिस्टम आया आज तक मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो भी सैटिस्फैक्शन था, जो भी रिजल्ट है, शायद मुझे सब कुछ दे दिया ये सिस्टम ने। तो और इतना कॉन्फिडेंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मेरे में है और मेरे यहाँ आप जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोगों को पता है। वो लोग भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि सर ऐसे-ऐसे केसेज़ अपने आप होम्योपैथी से ठीक होते हैं। मैंने बोला हाँ, डेफ़िनिटली ठीक होते हैं और आप लोग देख भी रहे हो कि कैसे केसेज़ आप समझ लो, पर लेकिन इसमें कीप द पेशेंस। आप लोगों को अपने सर पे आइस रख के चलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, मेडिसिन थोड़ी भी आगे पीछे किया, चेंज किया, पोटेंसी थोड़ा भी अप डाउन कर दिया, तो बहुत केस बिगड़ जाएगा। जो मैंने दिवाली के पहले इनको आर्सेनिक 3x दिया, उसके बाद आज तक अभी तक मुझे रिपीट की ज़रूरत नहीं पड़ी है और पेशेंट इज़ वंडरफुली गोइंग ऑन। आप देख रहे हो एमआरआई का रिपोर्ट भी, अब जब पेशेंट को उन्होंने वापस 22 जुलाई को करवाया, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैंने बोला या तो आप डॉक्टर चेंज कर लो, अगर मैं बोलूँ वैसा फॉलो नहीं करना है तो। क्योंकि बार-बार रिपोर्ट करवाने से पेशेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ऐसा ही मैं एक केस आपको और फ्यूचर में कभी भी दिखाऊँगा कि वो केस को जब एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कैसा मरोड़ दिया था। जब उनका एमआरआई उन्होंने गलती से करवाया और एमआरआई लेके वो जब डॉक्टर के पास पहुँचे, तो वो लोगों ने बोला कि आप तो सीरियस हो, कल ही एक्सपायर हो जाओगे। कुछ बचा ही नहीं है, ब्रेन में फैल गया है पूरा, मतलब कहीं पे बाकी ही नहीं है आपका। और हमारी 8 से 10 डॉक्टरों की टीम आपकी ट्रीटमेंट करेगी और फिर भी आप बचोगे नहीं बचोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला आपको किसने बोला कि आपको ये सब रिपोर्ट करवाने का? आपने क्यों करवाया? और मैं जब भी फिर मैं भी स्टिक हो गया कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप डॉक्टर चेंज कर लो। तो बोले सर नहीं, आज के बाद हम नहीं कभी कुछ करवाएँगे। और आज उस पेशेंट को 7 महीने हो गए। उनका भी जब वो मेडिसिन का टर्न आएगा तो मैं वो उनका भी म्यूकरमाइकोसिस का केस दिखाऊँगा और पेशेंट वो केस भी एक बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। तो आप कभी भी, सबसे पहला मेरा ये कहना है कि आप जो भी प्रैक्टिस करो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। बरोबर? आपके पास इससे भी वर्स्ट केसेस आएँगे। हर केस अपने लिए चैलेंज है, चाहे वो सर्दी-जुकाम वाला हो, चाहे स्किन डिसीज़ वाला हो या चाहे ऑपरेटिव केसेस हो। मैं आपको आर्सेनिक थोड़ा डिटेल में दिखाने से पहले एक और केसेस दिखाता हूँ और उसके बाद अपने आर्सेनिक की स्टडी थोड़ी अलग-अलग वे से स्टार्ट करेंगे और वो भी बहुत लंबी चलेगी। एक और केस, एक डॉक्टर राज शर्मा हमारे काफ़ी अच्छे पुराने मित्र हैं, जो बहुत लोगों ने मेरे मुँह से उनका नाम सुना होगा। कोविड में ही वाज़ सीरियस और तब अपनी हायोसामस नाम की मेडिसिन ने उनको उनकी लाइफ सेविंग दे दिया था और वो बच गए। उसके बाद लास्ट जो कोविड सेकंड फेज़ आया, उन्होंने मेरे साथ टाई अप कर लिया। बोले सर हर पेशेंट में आप होम्योपैथिक देंगे। मैं तो मेरा काम करूँगा, आप आपका काम करना। और दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम कि वहाँ पे एक भी मोर्टालिटी नहीं हुई थी। वी सेव ऑल द पेशेंट्स। और ये बार तो वो अभी क्या करते हैं, उनके यहाँ जितने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं ना, तो उनके वर्ड में हम टोपी पहनाते हैं। बोले पेशेंट को बोलते हैं कि देखो हमारे एक जादूगर मित्र है, आपको विश्वास है, 1 आध 2 बार जाके आओ, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं ठीक होता है तो फिर जो आपको आगे करना है वो। बोले तो ऐसा ही एक पेशेंट मुझे एक रात को उनका 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया, सर एक पेशेंट भेज रहा हूँ, बहुत कंडीशन क्रिटिकल है। मैंने बोला ठीक है आप भेजो, देखते हैं चलो क्या होता है। तो बोले डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बोल दिया है और गोल्ड स्टोन का पेशेंट है, उनकी कंडीशन क्या है? अपने सुनते हैं पेशेंट के मुँह से ही। मैं आपको पहले सब केसेस इसके लिए दिखा देना चाहता हूँ कि उसके बाद जब अपने आर्सेनिक की स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो पहले केस में ये था, दूसरे केस में ये मेडिसिन थी, तीसरे केस में ये आर्सेनिक था। लेकिन अलग-अलग शेड है, पेशेंट सिर्फ आर्सेनिक है और कोई नहीं है। लेकिन आप अपनी ये सिस्टम की ब्यूटी यही है कि कोई भी एंगल से आप एंट्री ले सकते हो। कहीं पे भी आपको
कोई मेडिसिन का पिक्चर नहीं बनाना है, बरोबर। बस 1 रूब्रिक, 2 रूब्रिक, 3 रूब्रिक लिए, पेशेंट आउट। लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि डॉक्टर संजय सर ने अपने को कितने अच्छे-अच्छे रूब्रिक दिए थे, कितने अच्छे कॉम्बिनेशन दे दिए थे। तो मैं आपको चलो वापस एक और केस की ओर ले चलता हूँ। देखो, ऐसा मत सोचो कि ये काम मैं अकेला कर सकता हूँ। मेरे से भी अच्छे काम आप लोग कर सकते हो, बरोबर। हमारे मास्टरों ने मुझे सिखाया, हम लोगों को सिखाया, हमने उसी को ही प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसी से हम वंडरफुल रिजल्ट पा रहे हैं। फाइल बाद में देखते हैं। सरनेम के पेशेंट ने क्या किया सबसे पहले, देखो मेरा एक थोड़ा फंडा अलग है प्रैक्टिस करने का, शायद मुझे ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा है, ऐसा मान के चलिए। कोई भी पेशेंट फाइल लेके आता है तो मैं नहीं देखता हूँ। मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप मुझे फाइल मत दिखाओ, पहले आप आपकी फरियाद बताओ, आपकी कंप्लेंट बताओ, और फिर खुद मैं डायग्नोस करता हूँ कि आपको शायद ये बीमारी है, या तो पेशेंट खुद बता देता है। उसके बाद उनकी फाइल मैं देखता हूँ। तो मैंने उनको फाइल देखने का मना किया, तो उन्होंने सबसे पहला क्या किया, ये देखो। वो एक बार फिर से फाइल बाद में देखते हैं। एक रूब्रिक है, बराबर, 2 हाथ जोड़ दिए आपको। मतलब आपकी जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपके आँख और कान इतने शार्प और खुले रहने चाहिए कि पेशेंट जो भी बिहेव करता है, वो आपको नज़र में आना चाहिए, बरोबर। तो आपने जैसे बोलते हैं ना कि सुई का घा भी एक मिस नहीं होना चाहिए। और संजय सर हमारे एक सेंटेंस बार-बार बोलते हैं, मैं शायद भूल गया हूँ, लेकिन वो बहुत नज़र चूकी और सब कुछ चला गया। तो वो न हमेशा मिस नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर, जब भी न्यू केस आता है या फ़ॉलो-अप आता है, सब आपका आपका काम छोड़ के 100% फ़ोकस आपके पेशेंट के ऊपर दे दो। ये केस को सुनो, बहुत मज़ा आएगी आपको। और इसके बाद ये पेशेंट ठीक होने के बाद मेरे यहाँ पे इतने सारे पेशेंट ये बंदा लेके आया है कि मैं भी सरप्राइज़ हो गया। हर सप्ताह में बोले मेरे अंडर में 400 आदमी काम करते हैं। 400 आदमी वर्किंग इज़ अंडर हिज पोजीशन। सरनेम क्या है मनोज भाई? पाठक। आपकी बर्थडे 10 जनवरी 1970। आ रहे थे आप? न्यू नरोडा। मोबाइल नंबर 96876। शर्मा ने भेजा ना, हाँ जी, तो फोन आ गया था मेरे। हाँ मेरे सामने किया। बोलिए मनोज भाई। सर ऐसा है कि पिछले 2 महीने से 2 महीने पहले अचानक इस दिन रात को पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ तो शर्मा साहब के पास गए और उन्होंने एक इंजेक्शन सलाइन के थ्रू दिया, आईपी कम हो, ठीक है, और थोड़ी मेडिसिन दी। फिर 15 महीने दिन तक कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन इवनिंग आवर्स में वापस वैसा ही दर्द उठा और मैं उनके पास गया और उन्होंने रात को सब नहीं रहते, उनकी टीम रहती, तो उनकी टीम ने एक इंजेक्शन दिया, लेकिन वो असर नहीं किया, उससे पेन सब्सिडाइज नहीं हुआ। फिर उन्होंने हाई पावर का कुछ इंजेक्शन दिया, तो उससे क्या हो गया, सब्सिडाइज हो गया। राइट, तो मॉर्निंग में वापस मैं मिला शर्मा साहब को कि ये बार बार क्यों हो रहा है। तो वी वेंट फॉर द सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में फर्स्ट टाइम स्टोन डिटेक्ट, ओके। लेकिन सर का ऐसा कहना था, शर्मा साहब का, कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मेरा पेन है उसका स्टोन से कोई रिलेशन है, क्योंकि गाल ब्लैडर का स्टोन काफी लोगों में पाया जाता है, ओके। तो वो एसिडिटी मान के लिए इसको ट्रीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, 15 दिन में दर्द होने लगे। रिसेंटली बताऊं तो लास्ट 15 दिन में मैं लगभग 3 बार इंजेक्शन ले चुका हूँ, और लास्ट 1 वीक से क्या है कि कंटिन्यूअस पेन, कभी कम या कभी पीक पर, बट पेन है। और पेन किलर जाता है तो थोड़ा असर रहता है, या फिर लास्ट में इंजेक्शन लेना पड़ता है तो असर है। तो थोड़ा वो होकर के लास्ट टाइम शर्मा साहब ने ये किया कि उन्होंने बोला कि अभी ये आपका जो पेन है दैट इज रिलेटेड टू स्टोन ओनली, एसिडिटी का कोई इशू नहीं है, दैट आई एम श्योर ना। और फिर उन्होंने मुझे आपका नंबर, उस दिन संडे था, बराबर है, तो आपके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन पेन क्या हो रहा था, बढ़ रहा। तो
फिर मैं एक जान पहचान में हमारे रिलेशन में इज वर्किंग विद अपोलो, तो उनको फोन लगाया तो उन्होंने एक सर्जन के पास मुझे भेज दिया। तो सर्जन साहब ने वो फिर वापस अपने टेस्ट वगैरह किए, ब्लड रिपोर्ट और सारी चीजें, और उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन ये है कि हम आप ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर निकाल सकते हैं। सिंस शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, मतलब पास में ही रहते हैं, और आज पेन भी हो रहा था, तो मैंने सोचा इंजेक्शन भी ले लूं और उनको अपडेट भी कर कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो ही टोल्ड मी कि ठीक है फाइन, बट एक बार आप सर से मिलके आओ, कोठारी साहब से मिलके आओ, देन यू कम बैक टू मी। वैसे भी उसने सैटरडे का टाइम दिया है हमारे सर्जन ने, आपको आप क्या सुन। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अल्टरनेट, बरोबर, आप समझ लो 3 मिनट का केस है, 3 मिनट में पेशेंट ने क्या कंप्लेन किया आपको, एक सिंपल सोचने लायक बात है, केस आपका पूरा हो गया, उसने सिर्फ पेन पेन पेन, बरोबर, पेन के अलावा कोई बात किया हुआ कुछ नहीं है, और अभी फुल सीवियर कंडीशन में सीवियर पेन में अपने पास आया हुआ है। डॉक्टर ने बोला कि उस टाइम पे राज शर्मा ने बोला मैं इंजेक्शन भी नहीं दे रहा, आप उनके पास चले जाओ, वो जो करेंगे वो ठीक है। रात के 8 साढ़े 8 बज गए, केस लिया मैंने बोला ठीक है मैं दवाई दे रहा हूँ, बोले रात को नींद तो आ जाएगी ना, बोला आप चिंता मत करो, जो भी है सुबह मुझे फोन करना। अब सुनो, मिल जाता है। खाली मुझे तकलीफ क्या हो रही है सर, ड्यू टू पेन रूटीन लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि आजकल तो हर आदमी क्लाइंट और सर्विस वाले इंडस्ट्री में है। अगर मेरे भी कोई क्लाइंट है और मैं भी किसी का क्लाइंट हूँ, तो वो सर्विस इंडस्ट्री में होने के हिसाब से क्या थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पा उसके साथ। तो अंदर का दिमाग ये कहता है कि लेट इट ऑपरेट, ताकि बाकी का काम स्मूथ चले, क्योंकि पेन कंटिन्यूअस है। अगर पेन सब्सिडाइज है तो मैं वो कर सकता हूँ, फिर मुझे कोई इश्यू नहीं है सर। उसको क्या ठीक करना है, डॉक्टर ने बोला गोल्ड ब्लैडर और निकालना है, बराबर, दूसरे दिन निकालना था, ऐसा नहीं था कि अपने पास आए, मेरे ख्याल से थर्सडे को या सैटरडे को निकालना था, लेकिन उसने क्या बोला अभी जस्ट यहाँ मेडिसिन फिनिश हो गई, आप सर मेरा पेन सब्सिडाइज कर दीजिए, उसके बाद मुझे कोई इश्यू ही नहीं है। ये ठीक है। जब पेन होता है तो क्या परेशानी, तो अंदर का दिमाग ये कहता है कि लेट इट ऑपरेट, ताकि बाकी का काम स्मूथ चले, क्योंकि पेन कंटिन्यूअस है। अगर पेन सब्सिडाइज है तो मैं वो कर सकता हूँ, फिर मुझे कोई इश्यू नहीं है सर। ये ठीक है। जब पेन होता है तो क्या परेशानी, पेन ने सर 2 चेंजेस किया। पहले जब मुझे पेन होता था तो वो पेन इधर पूरा होता था और यहाँ तक आता है। लास्ट 2 बार से जो पेन हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स रेडिएटिंग बैक तक जाता है, इसके ऊपर तक, मतलब एक पॉइंट पे जाकर के वहां पे ठीक कर सकता है। ये होता है पेन नहीं है। अब यही पेन क्या हो जाता है, कभी पीक पे होता है सर, और मेडिसिन लेने के बाद से थोड़ा डाउन। पिछले 2 दिन से मैंने कोई इंजेक्शन नहीं, वो पेन होता है तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। हाँ, रेस्टलेस तो हो जाते हैं। मतलब कैसा होता है कि सोने के लिए ना मैं ऐसे करके सो सकता हूँ ना ऐसे करके सो सकता हूँ, थोड़ा आराम से स्ट्रेट पोजीशन में। जी जी, बार बार बदलनी पड़ती है। हाँ जी। मेन आपकी परेशानी पेट का स्टोन को साइड में रखे तो पेन की है, अगर पेन सबसाइड हो जाता है तो बस स्मूथली लाइफ हो जाएगी। करेक्ट सर, एग्री। चलो और कुछ, जब भी आप मेडिसिन दो जस्ट ट्राई टू कंफर्म कि वो, मैंने अभी भी वही कंफर्म किया कि आपको क्या चाहिए, बरोबर। हमारे संजय सर और योगेश सर बार बार एक चीज बोलते हैं कि जब पेशेंट चाय मांगता है तो उसको मत ऐसा बोलो कि तुझे कॉफी देता हूँ, मतलब उसके ही सिमिलिमम ढूंढो आप, नहीं तो चाय मांगते हैं और कॉफी दोगे तो क्या होगा, केस इज स्पॉइल। तो सेम पोजीशन, मैंने उनको ये पूछा कि आपको पेन ठीक करना है ना, बोले हाँ एब्सोल्युटली सर, लेकिन मैं परेशान पेन से, लास्ट 3 महीने से उनकी लाइफ बहुत खराब हो गई है, मतलब इंजेक्शन एवरीडे पेन किलर, वो सब के बाद भी कोई ठिकाना नहीं। चलो पेन ठीक कर देते हैं, आप ही रेडी, फिर स्टोन भी निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गोल्ड ब्लैडर निकलवाने की जरूरत पड़ेगी, स्टोन अपने आप निकल। ग्रेट सर। ठीक है, कितना लाओगे, अभी पेन हो रहा है क्या? हाँ अभी होता है सर। अब हुआ ये कि दूसरे दिन उनका सुबह 1 घंटे के बाद, सॉरी सुबह 8 साढ़े 8 बजे में
एक्सरसाइज से आया तभी उनका फोन आया। मैं भी सरप्राइज कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके पहले अंदर फोन में देखा तो राज शर्मा का फोन था। मैंने बोला या तो एक बहुत और गड़बड़ वाली बात हो गई। तो मैंने उनको मनोज भाई को फोन किया हिम्मत लगा के, भी क्या हुआ? बोले सर आप तो क्या जादूगर हो क्या? शर्मा सर ने तो क्लियर बोला था कि ये महान जादूगर है। बोले रात को सर आपने दवाई दी, मैं घर पे पहुंचा तब तक तो पेन गायब, और आज तो सुबह अपने आप को जितना 3 महीने में एनर्जेटिक फील नहीं किया उतना एनर्जेटिक फील किया। वो बीच में 1-2 बार क्लिनिक पे रेगुलर दवाई लेने आते हैं एवरी 15 डेज, लेकिन शायद मैं 1-2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कहीं मेरे से मिसप्लेस हो गया। तो अभी 20 जनवरी को आए थे। तो उस दिन मैंने बोला कि आप बैठो, चलो क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे तो मेरे यहाँ एवरी वीक वो आते रहते हैं, कोई ना कोई नए केस को लेके आते रहते हैं। बीच में अभी 10 दिन पहले उनकी वाइफ को लेके आए थे, बहुत सीवियर कंडीशन थी, बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। और यहाँ पे उनकी वाइफ का वो एकदम वॉइस हॉर्सलेस, और जो स्टूडेंट 3-4 बैठे थे वो लोगों को पता है। यहाँ पे दवाई दिया और मिनट नहीं, दिस इज द मिरेकल ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। यहाँ पे मैंने दवाई दी और सामने बिठाया और उनके साथ बात करने लगा, ये फॉलोअप लेने लगा। अब बिलीव नहीं करोगे, उनकी वाइफ का जो वॉइस चला गया था वो वॉइस वापस आ गया, और शी टॉक्स वंडरफुली। घर पे जाने के बाद उसका फोन आया कि बोले सर आपने क्या जादू कर दिया है। मेरी वाइफ जो 4 दिन से परेशान थी सर्दी खांसी बुखार में, शी इज नाउ एब्सोल्युटली राइट, और अब उसको भूख लगी है। बोले आपने जैसा बोला था वैसा हुआ। ये सिर्फ अपने होम्योपैथी सैगल सिस्टम से हो सकता है। लेट अस सी उसका फॉलोअप सुनिए आप उनका। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको बताने की दवाई कंटिन्यू रखना है क्या करना है? हाँ कंटिन्यू रखना है। अभी तो अपने 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। बोला पेशेंट तो बोला मैं तो एकदम ठीक हो गया, दवाई आप बोलो बंद करना है कि कंटिन्यू करना है। अभी तो मैंने सोनोग्राफी भी करवा के चेक नहीं किया कि उसकी स्टोन है कि गायब हो गई है। ओके। अभी कैसा है ये बताओ, एकदम रेडी। उस चीज को लेकर के तो मुझे ध्यान भी नहीं आता। वो जो गॉल ब्लैडर का स्टोन तभी ध्यान में आता है कि जब मेरे सामने कोई डिस्कस करता है ना, तो फिर मैं उसको आपका नाम पता बताता हूँ और अपनी कहानी सुनाता हूँ, दैट्स ऑल। उसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। क्या कहानी सुनाते हो? हाँ, वही कि मैंने ऑलरेडी सैटरडे को वो ले लिया था, अपॉइंटमेंट ले लिया था अपोलो में ऑपरेट कराने के लिए। और फ्राइडे को हमारे जो साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कोठारी साहब से बात करके भेज दिया, एक बार जाकर मिल के आओ। और मिला, और कोठारी साहब ने ये बोला कि कल मुझे फोन करना वापस कि आपका दर्द है कि नहीं है। उनके कहने पे मैंने एक दिन वेट किया और दूसरे दिन दर्द गायब था। वो दिन और आज का दिन मुझे याद ही नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो बहुत बढ़िया। ये 4 महीने में लाइफ में क्या क्या चेंज आए? हेल्थ को लेकर के रिलैक्स, हेल्थ को लेकर के पूरा। पहले 1 साल से बहुत परेशान थे। हाँ, अगर 6 महीना देखा जाए उसके पहले लास्ट 6 मंथ से काफी। क्या क्या परेशानी? कोविड हुआ था और उसके बाद से डेंगू हो गया था, पेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, वो हो गया था। और डेंगू के बाद से मतलब कि इतने सालों में मतलब कि जो मेरा नेचर है, मतलब कि 40 साल से मतलब लोग मुझे अगर जानते हैं तो सिर्फ इसलिए जानते हैं कि इज ए गुड मोटिवेटर। इनके साथ में अगर रहेंगे तो मतलब कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे को खुद को भी मतलब कुछ दिनों के लिए 10-15 दिनों के लिए, जो बीच में मैंने आपको शेयर किया था, डिप्रेशन भी आ गया था। जी, वो बड़ा मेजर था। वो तो मैं कभी कभी याद करता हूँ कि मेरे साथ तो अच्छी चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए वो हावी हो गया, वो भी खत्म हो गया। अब तो लोगों से हंसी मजाक करना सब अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, वही मेरा नेचर है। ओरिजिनल नेचर वापस आया। जी। खाना पीना भी सब बढ़िया। खाना पीना अब मैं सोचता नहीं हूँ खाने से पहले। अच्छा, पहले सोचता था, तो बीच में तो मतलब बहुत वो कर दिया था, मतलब रिस्ट्रिक्शन, मतलब कॉशियस हो गया था कि शुड आई ईट और नॉट, मतलब। और बाहर का तो बिल्कुल मैंने 0 भी कर दिया था। 15 दिन से बाहर का ही चल रहा है। नहीं सर, आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्या? मैंने 15 दिन में एक नया टास्क ले लिया, मैंने कुकिंग सीखी। अरे वाह, तो इनको फ्री हो जाएंगे। रोज नई आइटम बनाते हो? मतलब बेसिक चीजें पहले सीखी, लेकिन रियली मतलब सीख ली, मतलब सरप्राइजिंग।
मतलब काफी सारी डिशें बना ली मैंने तो। क्या बात करते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने पालक पनीर बनाना सीख लिया, तो ठीक है ना। आलू की फ्राई सब्जी बनाना सीख ली, दाल राइस बनाना सीख लिया। सर चाय भी नहीं बना सकते, जिस दिन मैं बिहार पहुंची उस दिन का वीडियो कॉलिंग लेके एक से एक दाल बना ली थी 15 ये पीछे उनकी वाइफ बैठी है ना, उनको आर्सेनिक 3x का एक बूंद पिला के पीछे बिठाया था। मैंने बोला बैठो बहन, और ये जो आवाज है ना वो आवाज खुल गई, तो मैं भी सरप्राइज हो गया कितने सेकंडों में आवाज कैसे खुल गई। वो पीछे अब कूलर है कि मुझे फोन करके परेशान कर दिया था। दाल बनाने के लिए ऐसे भी ऑडियो से भी और वीडियो कॉलिंग अब ऐसा करके इसमें क्या था। लेकिन मैं सुबह पहुंची बिहार में, तो सेकंड फोन आ रहा है। तो आपको भी सरप्राइज लगा कि नया शॉप कहाँ से चढ़ाई? हाँ, मैं सोची पप्पा को बच्चे साथ में था, तो इनको तो लाना ही पड़ता, क्योंकि दोनों तीनों टाइम बच्चे नहीं, इसलिए दोनों बच्चों को छोड़ ही गए। अच्छा। तो वो 1-2 दिन इनको फोन किया, और उसके बाद सब जो मेरा वो है कि कोई भी चीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिए मेरे को 10 दिन के लिए, मतलब थोड़ा बहुत तो उधर मतलब वो आ ही जाता है कमा। तो पहली बार इतने सालों बाद 40 सालों में कुछ सीखी। बहुत बढ़िया। मतलब जब तक सीखा नहीं था तब माइंड को बेचैनी नहीं थी। ऐसा हुआ ना, माइंड बेचैन हो गया ना, जब सीख लिए। तो अभी यहाँ आके इनको क्या क्या खिलाया? मैं तो रात में आई 10 बजे की फ्लाइट से, और मॉर्निंग में अपने फ्लाइट से सूरत निकली। तो अभी आपको मौका नहीं मिला इनके हाथ का खाने में? नहीं, अब नहीं, अब मैं तो अब तो यही बनाएंगी ना। अच्छा। चलिए। चलो फ्रेंड्स, तो ये सब थे आर्सेनिक के अलग अलग वेराइटी, डिफरेंस केस। दोनों केस देखे, दोनों केस एकदम ऑलमोस्ट क्योर हो चुके हैं। अभी इनको भी मैंने बोल दिया कि आप सोनोग्राफी करवा लो। हो सकता है गोल्ड स्टोन गोल्ड अभी रिमूव नहीं हुई होगी, लेकिन डेफिनेटली कम तो हुई होगी। तो सबसे पहले मेरे कहने की बात ये है कि आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस करते हो, एक्यूट क्रोनिक कोई भी भूल जाओ, कोई भी मेडिसिन क्या वर्क करे वो भूल जाओ। आप आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और आप होम्योपैथी के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जो भी केस आता है, और ये केस हिस्ट्री के बाद आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिसिन दिखाई देती है 2 रूब्रिक 4 रूब्रिक 5 रूब्रिक लेने के बाद वो प्रिस्क्राइब करो। उस टाइम पे ये मत सोचो कि आर्सेनिक है तो दो की नहीं दो, फॉरम म्यूर आती है तो दो की नहीं दो, फॉरम मेटालिकम आती है तो वो दो की नहीं दो। जस्ट यू गिव, और आपको जो रिजल्ट आएगा, तो कभी भी कोई भी केस, ये सिस्टम में आने के बाद मैं इतना तो सीखा कि कोई भी केस हो चाहे अपने उसको क्योर कर सकते। कभी मौका मिला तो मैं आपको एक सिंगापुर का केस दिखाऊंगा, और सिंगापुर के डॉक्टर्स दे आर सरप्राइज कि उनको ये कैंसर कैसे ठीक हुआ, ल्यूकेमिया, जो 3rd या 4th स्टेज था, आई डोंट नो, नाउ ही इज एब्सोल्युटली राइट। उनका वीडियो नहीं लिया है, लेकिन मेरे साथ रेगुलरली वो पेशेंट फॉलोअप में। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। तो मेरा आपको कहने का मतलब आज के लेक्चर के बाद यही है, और जितने लेक्चर लिए उसके बाद मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले डाउट मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और आराम से पेशेंट को सुनो शांति से, उसको केस एनालिसिस करो, और उसके बाद जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, कभी अपने एक आध लेक्चर पोसोलॉजी का भी लेंगे, क्योंकि लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं कौन सी पोटेंसी कब अप करने की, कब डाउन करने की, कब केस रिकेस टेकिंग करने का, कब दूसरी मेडिसिन देने की। तो ये सब भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यही लगता रहता है कि सर आप केस अच्छे अच्छे दिखाते रहते हो, तो मैंने आपको बीच बीच में फिगर भी दिखा दिया। अभी इनके जो पीछे हंस रहे थे वो उनकी वाइफ का आज तक में दूसरी मेडिसिन में चल रहा था, लेकिन जैसे ही एक्यूट बन के आया वो केस और आर्सेनिक दिया, वंडरफुली शी गॉट द रिजल्ट। तो कई केसेस जरूरी नहीं है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में आप सफलता पा लो, लेकिन आपको मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो अपने आज अभी 11:25 हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करते। नेक्स्ट अपने जब लेक्चर लेंगे तो सीधा आर्सेनिक की स्टडी स्टार्ट करेंगे, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से, जो मैंने पढ़ा है, अपने मास्टरों ने पढ़ाया हुआ है, और मुझे भी जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं सीखा हूँ, बराबर, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
आप लोग आपकी प्रैक्टिस में ये सब अप्लाई करना। डेफिनेटली मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मेरे से भी अच्छे केस बेहतर तरीके से ठीक करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। सर आप हो सर क्या? गुड इवनिंग संजय सर। ठीक है, अब सोने जा रहा हूँ, थक गया अब। ओके सर, गुड नाइट सर। बस तेरे को ये मन लगा कि मैं बैठा नहीं था, मैं काम करता रहा साथ साथ, तेरी कथा सुनता रहा। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। पर बड़ा लेट कर दिया, 11 बजे शुरू खत्म कर दे दो, तुम आज झटका लगा दिया। ओके ओके सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करेंगे सर। चलिए। हाँ, थोड़ा जल्दी है ना, थोड़ा अब सोने का होता नहीं तो अब भाई धीरे धीरे वजन बोलना शुरू हो गया मुझ। हम्म। चलो ठीक है, तो अगली बार क्या पढ़ाओ इसी को, फिर रूब्रिक्स निकाल देना इनको, है ना, ये बेचारे पढ़ते रहेंगे। पक्का पक्का सर। चलो तो नेक्स्ट, थैंक यू और टू ऑल द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये दोनों केस के रूब्रिक लेंगे और वो धीरे धीरे पूरे आर्सेनिक जितना मैं समझता हूँ, और भी कई कई जगह से अलग अलग आर्सेनिक के बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है जो प्रैक्टिस में एक एक सेंटेंस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो अपने सिस्टम की खूबी है, लोग पूछते हैं कि आप एक एक सेंटेंस में कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट अनदर ऑल्टरनेट वेडनेसडे, या तो पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीक में मैं वापस रिपीट करूंगा। और दूसरी एक खास बात फ्रेंड्स, 28 मार्च को डॉक्टर संजय सर का 3 घंटे का लेक्चर है और अपना सेशन है। तो अपने गुजरात से अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया हुआ। ऑल ओवर इंडिया से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि कल से अपने गुजरात के सब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा फीस नहीं रखी है, सिर्फ 500 रुपीज़ रखा हुआ है और 3 से 4 घंटे का सेशन है। आप शायद लाखों नहीं लेकिन करोड़ों का माल कमा के जाओगे, उतनी मैं गारंटी देता हूँ। मैं तो सिर्फ आज यही सब किया हुआ है। इतने सालों से हम लोगों ने सर के एक भी लेक्चर कभी मिस नहीं किया, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे बॉम्बे में हो, हम लोग उनके पीछे भागे हुए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। एक भी रूब्रिक सीखा, अगर प्रैक्टिस में काम आ गया तो आपकी प्रैक्टिस चेंज हो जाएगी। तो और पहले हम लोग वहाँ वहाँ भागते थे, उसके बदले कोविड ने अपने एक ऑनलाइन सेशन कर दिया। सबसे बेस्ट, आपको कहीं जाना नहीं, आपका कंप्यूटर ऑन करो, काम पूरा। तो फ्रेंड्स, और दूसरा एक, ये सिस्टम के फाउंडर डॉक्टर ML सहगल, उनका जन्मदिन हम लोग हर बार 23 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो ये बार अभी कोविड की वजह से वो सब पॉसिबल नहीं, लेकिन सुबह एक प्रार्थना की है, आयोजन किया गया है, उसकी लिंक मैं भेजूंगा। तो सब फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन वो प्रेयर में ज्वाइंट होना और अपने सर के लिए एक अच्छी सी प्रार्थना करेंगे। तो खास मेरी 2 रिक्वेस्ट है आप लोगों से फ्रेंड्स, कि आप सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर 1, 500 रुपीज़ मैंने लिंक भेजा हुआ है। और दूसरा कि आप 23 अभी से बुक करके रख लीजिए। सुबह 7:30 से 8:30 का 1 घंटे का ही टाइम है। सिर्फ हम 1 घंटा लेंगे आपके पास, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन सब स्टूडेंट्स, सब कैंडिडेट उसमें ज्वाइन होना। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट।